सभी लोगों को जय हिंद। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं? ठीक है, क्लियर है। सभी लोगों को जय हिंद। हाँ, तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, भारत का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, अर्थात भारत का भू प्राकृतिक प्रदेश। कि अगर आप भारत में अगर आप घूमने जाते हो तो आपको एक जैसी स्थलाकृति देखने को नहीं मिलेगी। कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर नदी घाटियां देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पर जियोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला में हिमालय को कवर कर लिया है। ओके, अब हम ऊपर से जब उतरते हैं तो आप लोगों को बताया था मैंने कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है। तो जहां पर आज वर्तमान में हिमालय दिखता है, पहले वहां पर क्या था, टैथिस सागर था। अब वो टैथिस सागर में क्या हो रहा था, जो भारतीय प्लेट में प्रवाहित होने वाली जो नदियां थी वही भी क्या हो रही थी, अपना मलबा टैथिस सागर में ले जाकर जमा करती थी। और उधर ऊपर साइड यूरेशियल प्लेट में भी जो बहने वाली नदियां थी, ठीक है, ऊपरी साइड में, तो वही भी क्या कर रही थी, वहां पर टैथिस सागर में अपना मलबा डिपॉजिट कर रही थी। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा था, मलबा यहाँ पर जमा हो रहा था। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो सागर उथला होते जा रहा था। एक प्रकार का जियो सिंक्लाइन वो बन चुका था। उसी जियो सिंक्लाइन में जब दबाव पड़ता है तो हिमालय की उत्पत्ति होती है। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। और हमने उस दौरान देखा हुआ था कि किस तरीके से एक जियो सिंक्लाइन बनती है और फिर दबाव पड़ता है तो वही जियो सिंक्लाइन क्या होता है, एक वलित पर्वत के रूप में उठ जाती है। फिर से क्या होती हैं, उस क्षेत्र से नदियां निकलती हैं और फिर वहां पर एक और नया जियो सिंक्लाइन क्रिएट करती हैं। और फिर वहां पर दबाव पड़ता है तो एक नया पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। पहली क्या हुआ था, यहाँ पर इयोसीन काल में जियो सिंक्लाइन बना हुआ था, तो वहां से ग्रेट हिमालय का निर्माण हो गया था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कोबर के सिद्धांत में। फिर क्या हो रहा था, फिर वहां से निकलने वाली नदियां फिर से जियो सिंक्लाइन क्रिएट कर रही थी। उसमें आप देखेंगे मायो जियो सिंक्लाइन क्रिएट हुआ था। तो मायो जियो सिंक्लाइन क्रिएट होने के बाद वहां पर भी दबाव पड़ा और वहां से फिर मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था। फिर आपने देखा फिर से वहां से नदियां निकलती हैं और अपना जमाव फिर नीचे इलाकों में करती हैं और वहां पर फिर से एक नया जियो सिंक्लाइन क्रिएट हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं प्लायो जियो सिंक्लाइन। उस प्लायो जियो सिंक्लाइन पर भी दबाव पड़ता है और वहां से एक नया हिमालय का निर्माण हो जाता है, शिवालिक श्रेणी, जिसे नवीन हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक देख लिए थे। फिर वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वह फिर क्या कर रही थी, यहाँ पर डिपॉजिट कर रही थी। और आप देखेंगे उनके डिपोजिशन से ही, उनके जमाव से ही उत्तर भारत में आपको बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग फीचर्स वाले मैदान देखने को मिलेंगे। अलग अलग फीचर्स वाला मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक जैसा मैदान का जो ऊपर का सरफेस है वो आपको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब हिमालय से निकलने वाली नदियां आती हैं तो शुरुआत में उनका बहाव जो होता है वो बहुत तेज होता है। इसलिए क्या करती हैं, शुरुआत में वो बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को भी बहाकर लेकर आती हैं। और इतना प्रवाह वेग होता है, इतना फ्लो स्पीड होती है कि बड़े बड़े पत्थर भी क्या होते हैं, पत्तों की तरह बहते लगते हैं। सोचिए आप, ठीक है, इतना प्रवाह वेग ज्यादा होता है। आप लोगों ने जब उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई थी तो उस समय के आपने वीडियोस देखे होंगे। ओके, जो उत्तराखंड बाढ़ त्रासदी आई थी उस समय की वीडियोस आपने देखे होंगे। तो नदी में जब प्रवाह वेग हो रहा था बहुत तेज, उस दौरान आपने देखा होगा कि जो फोर व्हीलर हुआ करती थी वो ऐसी क्या कर रही थी, पत्ते की तरह बह रही थी, आपने देखा था। जो चट्टाने हैं वह भी क्या होती हैं, लुढ़क लुढ़क के एक एक करके यहाँ पर आती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब प्रवाह वेग बहुत ज्यादा होता है तो बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, ये सब क्या होते हैं, साथ में बहते हुए आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा उसका प्रभाव एक जैसा होगा। जब वो क्या होता है, जैसी घाटी से नीचे प्रवेश करती है तो फिर स्लोप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अभी क्या होता है पर्वतों में, इस तरीके से होता है,
यहाँ पर का जो जल है, यहाँ की जो वाटर बॉडीज होती हैं, यहाँ के जो पत्थर होते हैं, उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, इसी वजह से उनका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। जब स्लोप क्या हो जाता है, ऐसा कम हो जाता है, तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है, तो इनका प्रभाव वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब ये और मैदान में प्रवेश करेगा तो इनका प्रभाव वेग और कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ये और सपाट मैदानों में जाते हैं तो इनका प्रवाह वेग और ही ज्यादा धीमा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एक जैसा नदी का प्रवाह देखने को नहीं मिलेगा। वैलीज वाला इलाका जो हुआ करता था वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ओके। और जहां पर सपाट स्थान देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया मिलेगा, वहां पर प्रवाह वेग कम मिलेगा। तो जहां पर प्रवाह वेग अधिक रहेगा वहां पर पत्थर और बोल्डर सब बहकर आएंगे, जहां पर स्लोप कम हो जाएगा वहां पर बड़े बड़े पत्थर जो हैं, बोल्डर हैं, वो वहां पर ही रुक जाएंगे। लेकिन मिट्टी अभी भी बहकर आ सकती है क्योंकि अभी भी प्रवाह वेग काफी ज्यादा है। तो अब बालू बजरी भी क्या होती है, साथ में आकर बहती है। फिर आप लोग देखते हैं एक समय ऐसा आता है जब नदी का प्रवाह भी काफी कम हो जाता है, तो फिर आप देखें नदियां क्या होती हैं, आजू बाजू के स्थानों में फैल जाती है, तो वहां पर ही मिट्टी का डिपोजिशन होता है, मिट्टी का जमा होता है। फिर अंत समय में नदियां क्या हो जाती है, जब महासागर या कोई जलराशि में जाकर मिलती हैं, तो उस समय वहां का प्रभाव एक बहुत ही कम हो जाता है। इस वजह से आप देखेंगे बड़े क्षेत्र में मिट्टी का जमाव होता है। तो अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग प्रकार की मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। क्या होता है, अलग अलग एरिया में आपको मिट्टी का जमाव देखने को यहाँ पर मिलता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो मैदान के फीचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इनके मैदानों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपने भावर प्रदेश के बारे में सुना होगा, वो इसी का ही बनाया हुआ एक मैदान का फीचर्स है। तराई प्रदेश का नाम सुना होगा, यही बनाया हुआ, इसके द्वारा बना हुआ फीचर्स है। आपने बांगर का नाम सुना होगा, खादर का नाम सुना होगा, डेल्टाई प्रदेश का नाम सुना होगा। तो ये अलग अलग जो प्रदेश हैं, यहाँ पर मिट्टी की जो क्वालिटी है और मिट्टी के ध्यान रखना जो पार्टिकल से साइज हैं वो भी आपको क्या होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा समझना। सबसे पहले यहाँ पर फ्लूवियल फीचर्स आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, अभी तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस विशाल मैदान को समझाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लूवियल प्रोसेस आपको समझानी पड़ेगी कि जो जली प्रक्रम होता है वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर कंडक्ट होता है, उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि रिवर का जो फ्लूवियल फीचर होता है, रिवर का जली प्रक्रम, ठीक है, फ्लूवियल फीचर या फ्लूवियल प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जली प्रक्रम। अब ये जली प्रक्रम क्या होता है इसको जरा समझते हैं। हालांकि मैं आपको इसको डिटेल में जब फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन कवर कराऊंगा तब उसको एक एक बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है इस लेवल में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, तो उनको समझने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में क्या कर देता हूँ, पहले कि रिवर का फ्लूवियल फीचर्स या फ्लूवियल प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो रिवर होती है, ठीक है, ये जो रिवर होती है इसका सोर्स दो ही टाइप का हो सकता है। किसी भी रिवर की बात करें इसका सोर्स दो ही टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है रेन अर्थात वर्षा, और दूसरा इसका सोर्स हो सकता है ग्लेशियर। इसके अलावा तो मुझे दूसरा फीचर दिखता नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कुछ जो होती हैं रिवर झरने से निकलती है, जैसे गोदावरी होती है, कृष्णा होती है, कावेरी होती है, ये झरने से निकलती है। तो झरना एक्चुअल में देखा जाए तो वो रेन का ही एक इंटरनल फीचर होता है। जब बारिश होती है बरसात के समय में, पानी क्या होता है नीचे रिस रिस कर चला जाता है, और वही क्या होता है पहाड़ों में जब वो कैपिलरी इफेक्ट की वजह से चढ़ता है, किसिकत्व की वजह से चढ़ता है, और वह चट्टान के बीच में आकर फंसने लगता है। उसी चट्टान में जब दरार रहती है तो दरार से पानी निकल निकल बाहर आता है, तो वही आपका झरना बन जाता है। तो वही भी देखा जाए तो रेन का ही एक पार्ट है, जो कि रेन के दौरान क्या होता है पानी रिस रिस कर नीचे की तरफ चला जाता है, फिर कैपिलरी की वजह से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, हाँ।
तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके दो फीचर्स होते हैं, रेन और आपके ग्लेशियर। अब मैक्सिमम जो नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थान मिलता है वो देखेंगे तो ग्लेशियर मिलता है। तो ग्लेशियर में कैसे होता है, रेन में कैसे होता है, जरा समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी नदी का उद्गम स्थान मान लीजिए वर्षा होती है, तो वर्षा में क्या होता है जरा समझना। जब बारिश होती है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, ये है जमीन, ये आपका पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, ये क्या है, आपकी भूमि है, ठीक है। तो जब क्या होगा, यहां से वर्षा की बूंदें गिरती हैं, क्या होती हैं, जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो इसका काफी ज्यादा मोमेंट होता है, काफी ज्यादा संवेग होता है, देखा होगा आपने। जब आप लोग मान लो गाड़ी चला रहे हो या फिर मान लीजिए आप चल रहे हो और वर्षा की बूंदें काफी मोटी मोटी आ रही हैं, और जब वो आपको चेहरे में आके गिरती हैं तो आपको काफी लगता है कि हाँ, ये टकरा रही हैं, ये क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। ओके, आपने देखा होगा उसकी मार पड़ती है, आपको क्या होती है, मार पड़ती है। जैसे आप अगर पानी में जाते हो तो जैसे क्या होता है, डायरेक्ट पानी गिरता है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर चोट लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बूंद अपघात। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बूंद अपघात, ठीक है। क्योंकि बूंद क्या हो रही है, आपको यहाँ पर फोर्स लगा के यहाँ पर अपघात कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखेंगे तो इस मिट्टी के ऊपर वाले सरफेस में भी क्या होगा, बूंद का अपघात होगा। इस बूंद के अपघात की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, मान लो यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं है, तो डायरेक्ट क्या होगी, ये जो बूंद है वो मिट्टी पर चोट करेगी, क्या करेगी, ये डायरेक्ट क्या करेगी, मिट्टी पर चोट करेगी। और अगर मान लो यहाँ पर वनस्पति है या कोई घास है, तो वो चोट कौन सह लेगा, घास सह लेगा। वो मिट्टी पर डायरेक्ट उसका क्या होगा, अपघात नहीं आएगा। तो मिट्टी में क्या होगा, इरोजन नहीं होगा। इरोजन मतलब उसका भाग उखड़ के अलग हो जाना, ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर वनस्पति होती है, घास होते हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पर बूंद का अपघात भूमि में नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए वहां पर कोई घास नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, तो जो डायरेक्ट अपघात होगा वो कहां पर होगा, मिट्टी में होगा। अपघात होने की वजह से क्या होगा, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं जहां से ये बूंद टकराएगी वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उनकी जो पकड़ है जमीन में वो ढीली पड़ जाएगी। ऐसे करके निरंतर क्या होगा, अपघात होते जाएगा तो उसके जो मिट्टी के ऊपरी सतह के जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वो डाउन की तरफ पानी बहने लगता है। क्या होता है, डाउन की तरफ क्या होता है, पानी बहने लगता है। तो शुरुआत में जो फर्स्ट इरोजन होता है, यहाँ पर बूंदों का अपघात होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर बूंदों का अपघात होता है। इसकी वजह से ध्यान रखना, एक इरोजन होता है जिसे बोलते हैं अपघाती इरोजन या स्प्लाश इरोजन। ये सब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी डिटेल से पढ़ेंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए। स्प्लाश इरोजन मतलब होता है बूंदों के अपघात की वजह से जो मिट्टी के पार्टिकल अलग हो जाते हैं, वो इरोजन हो जाता है। इरोजन समझते हैं। अपर्दन जैसे हम लोग कहते हैं, अपर्दन मतलब किसी भी भौतिक या जैविक कारकों की वजह से क्या होता है, कोई भी चट्टान या मिट्टी के पार्टिकल अपने मुख्य भाग से अलग हो जाते हैं और दूसरे स्थानों में बहने लगते हैं, दूसरे स्थानों में फ्लो होने लगते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर स्प्लाश इरोजन, या मतलब इरोजन बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये धरातल में हुआ। तो पहला क्या हुआ, बूंद की अपघात की वजह से हुआ स्प्लाश इरोजन। फिर यहाँ पर जब पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा, जब यहाँ पर क्या जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर होगा क्या, डाउन की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये डाउन की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल यहाँ पर कमजोर परत उनकी पड़ चुकी थी, अब वो क्या होगा, इसके साथ भी बहना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा की पूरा जो ऊपर का लेयर है, जब क्या होगा, मिट्टी साथ में बहेगी तो मिट्टी क्या होगी, नीचे वाली मिट्टी को भी क्या करेगी, यहाँ पर साथ में बहाकर लेके जाएगी। तो पानी क्या होता है, जब ये डाउन की तरफ बहेगा तो इसका स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये तेजी से प्रभावित होगा। तो इसका जो ऊपर का लेयर है, मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है, ठीक है, ये मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है या ऊपरी सतह है, यह भी क्या हो जाएगी, पानी के साथ में बहना शुरू हो जाएगी। ये ऊपरी सतह भी क्या होती है, पानी के साथ में बहना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं शीट अपर्दन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शीट अपर्दन। तो इस शीट अपर्दन में क्या होता है, भूमि का जो ऊपर का हिस्सा है ये कटकर बह जाता है, ये काफी नुकसानदायक होता है।
जब आप इसे मेंस में लिखेंगे, ये मैं सब आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा डिटेल से, अभी आप हल्का समझ लीजिए क्योंकि जो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं वो आपको आइडिया उससे होना चाहिए, ठीक है। तो आप हल्का समझना, सीट इरोजन होता है कि सीट इरोजन मतलब पूरा की पूरा जो ऊपर का सरफेस है भूमि का, उपजाऊ होता है ऊपर का भूमि का सरफेस, जानते हो ना। भूमि अगर आप उपजाऊपन देखेंगे बच्चों, तो लगभग 1.5 से 2 फीट, 1.5 से 2 फीट का जो आपका डेप्थ मिलेगा भूमि का, ये उपजाऊ होता है। ओके, इसी को क्या करते हैं हम, बार बार प्लाउंग करके इनको क्या करते हैं, साइकिल करते रहते हैं। कि भैया जैसे मान लो ये ऊपर का भाग क्या हुआ, यहाँ पर खेती कर ली अपन ने एक बार अपन ने इसमें क्या फसल उगा ली है, अब ये उपजाऊपन इसका कम हो जाएगा। क्या करते हैं, इसकी जुताई करते हैं, जुताई करने से क्या होगा, यहाँ हल चलाएंगे तो हल चलाने से क्या होगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप थोड़ी बहुत खाद डाल के खेती करिए, फिर क्या हो जाएगा, इसकी उर्वर क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि इसमें पोषक तत्व खींच लिए है किसने, पेड़ पौधों ने, मतलब पौधे ने, फसलों ने। फिर इसको इस तरीके से राइकल करते थे, बार बार आप जुताई करते जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लीजिए यहां पर क्या होता है, जब डाउन स्लोप होता है, आपके मान लीजिए खेत है, आपका कोई फील्ड है, उसमें अगर डाउन स्लोप रहता है, खेत ऐसे होने चाहिए, मान लो खेत आपके ऐसे हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर पानी का तेज बहाव होगा, पानी का तेज बहाव होगा, तो ऊपर का जो सरफेस है, जो क्या होते हैं खेती करने की वजह से बार बार प्लाउंग करते हैं, बार बार जुताई करते हैं, तो ये काफी ढीले हो जाते हैं, ढीले होने की वजह से पानी के साथ ये बहना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा की पूरा जो ऊपर का लेयर है, जो उपजाऊ लेयर है, तो है वो पानी के साथ में बह जाता है, इसे कहते हैं सीट इरोजन। अब इरोजन बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और चिंता का विषय है, इसलिए इरोजन सबसे नुकसानदायक माना जाता है। इसलिए इसके इरोजन को रोकने के लिए फिर अलग अलग यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसे बोलते थे मेड़बंदी, आपने देखा होगा मेड़बंदी प्रोजेक्ट। उस मेड़बंदी प्रोजेक्ट में क्या था पता है, कि मान लो अगर आपका खेत डाउन है, मान लीजिए डाउन है, ठीक है, या ठीक ठाक भी है, तो इसके क्या करिए, जहां पर आपका खेत खत्म होता है, इसमें आप ऊंची सी दीवार बना दीजिए। कंक्रीट की दीवार नहीं बनाना है, वहीं से मिट्टी उखाड़ उखाड़ के क्या कर दीजिए, गड्ढा, ऐसा गड्ढा बना दीजिए, और मिट्टी उखाड़ उखाड़ के क्या कर दीजिए, ऐसा मेड़ ऊंचाई में ऐसा कर दीजिए, मेड़ बना दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही यहां से पानी का बहाव आएगा, तो पानी का तेज बहाव नहीं होगा, और जो भी यहाँ पर मिट्टी हल्की हल्की बहेगी, वो क्या होगी, आपके खेत के किनारे में इकट्ठे होकर पूरा वो प्लान कर देगी। तो ये सीट इरोजन को रोकने के लिए ही मेड़ बंधान का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और गांव स्तर पर ये चला हुआ था, जिसमें क्या होता था, किसानों को अपने ही खेत के कोने को खोदना होता था और उससे मेड़ का बंधान करना होता था, ठीक है, और उससे पैसे दिए जाते थे, खुद के खेत को खोदने के पैसे दिए जाते थे। ये गवर्नमेंट की पहल थी, मेड़ बंधान कार्यक्रम था। ओके, हाँ। तो ये सीट इरोजन को क्या कर देता है, कम कर देता, बहुत हद तक रोक देता है, ठीक है। और वनस्पतियों को इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर क्या होता है, हम ग्रासलैंड को चराते हैं, गाय भैंस के माध्यम से जब चरा देते हैं ग्रासलैंड को, तो ग्रासलैंड जब वहां से खत्म हो जाएगा, तो भूमि में जो रहती है पूरी नग्न भूमि बसती है। फिर उससे क्या होगा, सीधे जो अपघाती इरोजन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो पानी की बूंदें रहेंगी वो मिट्टी पर पड़ेंगी, इसी वजह से क्या होगा, उसका ज्यादा इरोजन होता है ना। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, जब हम सॉइल का इरोजन पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें काम आती है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपका अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग इसमें होना नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊपरी सतह का जो यहाँ पर इरोजन होता है, इसे सीट इरोजन कहते हैं। अब इरोजन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, केवल आपको दो चीजें समझना है। अब देखो, अब यहाँ पर चूंकि डाउन हो चुका है, ये डाउन हो चुका है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पानी है, ये जो होगा पानी होगा, वो तेज गति से क्या होगा, नीचे की तरफ बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि स्लोप है ना, सीधी सी बात है। जब डाउन रहेगा तो क्या होगा, पानी क्या होगा, तेजी से यहाँ पर बहेगा। अब तेजी का बहेगा तो आप जानते हैं इसका प्रभाव एक ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, नीचे की मिट्टी को काट काट कर क्या होता है, अपने साथ में बहाकर लेकर जाता है। क्या होता है, मिट्टी को काट काट कर क्या करता है, नीचे की तरफ बहाकर लेके जाता है। तो एक सकरी सी ध्यान रखना, यहाँ पर रिल बन जाती है। क्या बन जाती है, यहाँ पर सकरी सी ध्यान रखना, यहाँ पर रिल बन जाती है, ठीक है। आप लोगों ने रिल को देखा होगा, एक सकरी सी एक पट्टी जैसी बन जाती है, गड्ढे वाली पट्टी बन जाती है, बिल्कुल सकरी रहती है, वहां से क्या होता है, पानी निकलता है, बहुत तेजी से पानी बहता है, ठीक है। फिर ध्यान रखना, जब ये और नीचे आ जाती है, और नीचे आ जाती है,
तो फिर ये और चौड़ी होते जाती है, ठीक है ना, और गहरी होते जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ते जाती है। सीधी सी बात आप मुझे बताओ जरा समझना, कि मान लीजिए अगर कोई नदी यहां से निकलती है, क्या होती है, यहां से नदी निकलती है, किसी भी नदी के बारे में आप देखना, किसी भी नदी में आप चले जाइए, ये मान लो रिवर का क्या है, उद्गम सोर्स है, ये नदी का क्या है यहाँ पर, उद्गम सोर्स है। आप गंगा नदी के भी उद्गम सोर्स को देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं है नदी, ये नदी है क्या, ये तो बोलेंगे हमारे गांव का नाला इससे बड़ा है। समझ रहे हो ना, नदी का उद्गम बहुत ही कम पानी होता है यहाँ पर। ओके, और जैसे जैसे ये नदी क्या होती नीचे जाते जाती है, तो अब क्या केवल यहाँ का जल ही इसमें बह रहा था, इसलिए नदी यहाँ का पानी कम है, फिर यहाँ का पानी भी इसमें मिलेगा, यहाँ का पानी भी मिलेगा, यहाँ का भी पानी मिलेगा, यहाँ का भी पानी मिलेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जल की मात्रा जो होती है बच्चों यहाँ पर बढ़ते जाती है, और नदी की जो चौड़ाई होती है वह भी बढ़ते जाती है, इसका जो जल का भराव क्षेत्र है वह भी बढ़ते जाता है, पानी की मात्रा भी बढ़ते जाती है। कोई भी नदी को आप देखना, हर नदी का पानी आपको उद्गम सोर्स में बहुत कम मिलेगा। जैसे जैसे नदी क्या होती है अपने उद्गम सोर्स से दूर जाते जाती है, तो इसका जो जल भराव क्षेत्र है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और पानी की मात्रा भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको क्या होगा, ये चौड़ाई भी देखने को मिलेगी, इसका जल भराव क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे शुरुआत में यहां पर क्या होगा, छोटी सी रिल बन के जाएगी, बिल्कुल छोटी सी, जैसे आपने देखना कहीं आप गए होंगे किसी मैदान में या पठारी क्षेत्र में गए होंगे जहां पर पानी गिरता है, तो पानी गिरने की वजह से वहां पर एक छोटी सी रिल बन जाती है, एक सकरी सी धारा वहां से क्या होती है, बहती है, लेकिन वो ज्यादा गहरी नहीं होती है और ना ज्यादा चौड़ी होती है, बस पानी की एक क्या होती है, छोटी सी धारा के माध्यम से क्या करता है, वो लेके जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सर कैपिलरी क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा, कैपिलरी साइंस का कॉन्सेप्ट है। हाँ सब बता देंगे, चिंता ना करो। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ रिल्स बनती है, फिर यही जो रिल होती है, इसे मान लो ये रिल बनती है, ये सिंगल होती है, ये क्या होती है, सिंगल रिल होती है। फिर आप जानते हैं जैसे यहां पर रिल बनती है, वैसे क्या होता है, दूसरी रिल भी बनेगी ना, ऐसा तो नहीं एक ही रिल बनेगी, और भी यहां पर दूसरी रिल बनेगी, तो ये एक और रिल यहां पर आ जाती है, ये दोनों रिल्स क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है। तो अब मुझे बताओ ये इसकी तुलना में ज्यादा चौड़ी होगी कि नहीं, ये ज्यादा गहरी होगी कि नहीं, तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि देखो ये जो है, ये आपकी शुरुआत की जो है ये रिल है, लेकिन जब क्या होगा, ये आपस में मिलेंगी रिल, तो इसका पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसकी तुलना में ये ज्यादा चौड़ी रहेगी, ये ज्यादा गहरी रहेगी। ठीक है ना, इसे कहा जाता है गली, इसे कहा जाता है गली। ठीक है, ये होगी आपकी गली। अब मुझे बताओ क्या एक ही गली बनेगी क्या, नहीं, गली भी क्या होगा, और दूसरी गली से क्या होगी, आपस में मिलेगी, एक गली हो गई, ऐसी बहुत सारी गली क्या आपस में मिलेंगी, तो यहां पर से और भी गली आएंगी ऐसी ऐसी चौड़ी वाली। ठीक है, और ये गली क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, एक मिल सकती है, दो मिल सकती है, चार मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना ये और चौड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये, अब ये और चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है फिर आपका, ये नाला बन जाता है। आप लोगों ने नाला देखा होगा, इसको रेगुलेट भी बोलते हैं, ये नाला हो गया। ठीक है, नाला क्या होगा, इसकी तुलना में ज्यादा चौड़ा होगा। ठीक है, तो आपने देखा रिल पहले पानी गिर रहा था तो छोटी सी धारा बन के पानी गया, ऐसी बहुत सारे अलग अलग धाराएं आती हैं ऐसी करके, और वो आपस में मिल जाती हैं, तो रिल्स के मिलने से क्या बन जाती है, गली बन जाती है, फिर वो गली भी ऐसे मिलेंगी आपस में, और क्या बन जाएगा, नाला बन जाएगा। फिर ये नाला क्या होगा, और इसका पानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, और आकर क्या होंगे, दूसरे दूसरे जल के सोर्स भी इससे मिलते जाते हैं, तो क्या बन जाता है, पूरा एक रिवर का रूप ये ले लेता है। तो यही नाला क्या होता है, बाद में चलकर इसमें क्या हो जाता है, और भी सोर्सेस से जल आकर मिलने लगता है, क्या होगा, और भी सोर्सेस से क्या होता है, यहाँ पर जल आकर मिलता है, तो इसमें जल की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये बाद में क्या हो जाता है, एक रिवर का स्वरूप ले लेता है, यहां से बन जाती है नदियां। ठीक है, अब ये तो हो गई मुख्य नदी, ये तो हो जाती है मुख्य नदी। मुख्य नदी के साथ में अब बहुत सारी नदियां जो रहती हैं वो यहां पर आ आकर मिलती हैं, उसे बोलते हैं क्या,
ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जिन्हें हम सहायक नदियां भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर जो है, इतनी कहानी आपको क्लियर है। ये बेसिक सिंपल बातें हैं जो आपको बनना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ही पानी जब गिरना होता है, बरसात जब शुरू होती है, तो बरसात की वजह से किस तरीके से एक रिल से लेकर गली बनती है, गली से लेकर नाला बनता है, नाले से कैसे रिवर बन जाती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना तो आपको बनना ही चाहिए, जनरल बात है। ठीक है, अब जब देखिए रिवर बन जाती है, तो जब रिवर बनेगी तो रिवर की आगे की कहानी क्या होगी जरा समझना। ठीक है, ये मान लीजिए रिवर बन जाती है, ये देखो। ठीक है, ये बन जाती है रिवर। और मैंने बताया था जैसे जैसे रिवर अपने उद्गम स्थान से दूर जाते जाएगी, क्या होते जाएगी, चौड़ी होते जाएगी। ठीक है, अब जरा समझना। अब यहां से दूसरी रिवर भी आती है, और इस रिवर के साथ भी वही होता है, ये भी गली से बनती है, नाला बनता है, ये सब इनका वही प्रोसेस है। ये दूसरी रिवर क्या होती है, आकर इससे मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, अर्थात इन्हें सहायक नदियां कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज अर्थात सहायक नदियां होती हैं। और सहायक नदियों का जल भी क्या होगा, जब इससे मिलेगा तो ये नदी में और ज्यादा क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा, और धीरे धीरे क्या होते जाएगी, ये और चौड़े होते जाएगी। ये नदी क्या होते जाएगी यहाँ पर, अभी और चौड़ी होते जाएगी। अगर आजू बाजू कोई पर्वत नहीं है, कोई रिफ्ट वैली नहीं है, अगर नहीं गुजर रहा है, तो ये क्या होती, और चौड़ी होते जाएगी, धीरे धीरे और चौड़ी होते जाएगी नदी। और भी यहाँ पर और भी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर सहायक नदियां आकर मिलेंगी बच्चों, इधर से भी मिल जाती है, इधर से भी आकर मिल जाती है, इस तरीके से आपको बहुत सारी क्या होती है, यहाँ पर सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो इसका जो रिवर बैंक होता है, जितना इसमें पानी भरा होता है, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, नदी क्या होती है, और चौड़ी होते जाती है। ठीक है, ये तो हम जनरली बात करते हैं बच्चों की, अगर कोई पठारी क्षेत्र में वर्षा होती है, कोई मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में वर्षा होती है, ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये सारा जो मैंने बताया आपको, ये प्लेटू रीजन में बताया हूं, जो बरसात से इसका सब कुछ होता है। अगर आप यही चीज अगर माउंटेन में अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो माउंटेन में भी ध्यान रखना, ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल सेम होती है। क्यों? क्योंकि जब माउंटेन में भी पानी गिरेगा, तो बहुत तेजी से पानी नीचे गिरेगा, तो पहले रिल बनेगी, फिर रिल आपस में मिलेंगी, तो क्या बनेगा, गली बनेगी, गली भी आपस में मिलेगी, एक बड़ा सा जल क्षेत्र बन जाएगा, नाला बन जाएगा। और ये इसके आगे जब बहुत सारे नदी के पार्ट्स इसमें आके मिलते जाएंगे, और भी कुछ वाटर सोर्सेस मिलते जाएंगे, तो एक आकार बड़ा हो जाएगा, एक रिवर का सिस्टम बन जाएगा। ये आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, माउंटेन रीजन में हम बात करते हैं चिनाव की। फॉर एग्जाम्पल किसकी बात करते बताओ, चिनाव की। तो चिनाव नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वहां से क्या होती है, ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है, तो उतना ज्यादा पानी इसमें रहता नहीं है, तो क्या होता है, यहाँ पर एक जलधारा के रूप में वो आता है। इसका नाम होता है क्या, चंद्रा। ठीक है, ये क्या होता है, एक धारा के रूप में आता है, एक स्ट्रीम के रूप में आता है। उसके बाद आप जानते हैं एक और स्ट्रीम आती है, उसका नाम क्या होता है, भागा। अब आप जानते हैं इन्हें केवल हम क्या बोलते हैं, जल धाराओं के रूप में देखते हैं। ओके, इसे नदी नहीं कहते हैं। नदी हम क्या बोलते हैं बच्चों, जब ये दो जल धाराएं आपस में मिल जाती हैं, तो इनका जो जल भराव हो जाता है वो ज्यादा हो जाता है, रिवर बैंक बड़ा हो जाता है, मतलब आपका देखेंगे वाटर बैंक बड़ा हो जाता है, तो ये बन जाता है कि आपका रिवर। तो यहां से बनती है चिनाव नदी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रा और भागा नाम की दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं, और एक नदी का निर्माण करती है, चिनाव है। तो आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में भी अगर आप बात करोगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होता है, नदियां क्या होती हैं, बनती हैं, तो कोई ना कोई जल धाराओं के मिलने से बनती है। अब उस जल धाराओं को आप रिल्स कह दीजिए, या उसे गली कह दीजिए, या नाला कह दीजिए, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका किस प्रकार का पैटर्न है। अगर ओनली वो सिंगल आ रही है, मतलब ओनली अगर वो सिंगल आ रही है, तो सिंगल जो जलधारा रहती है उसको रिल्स कहते हैं। जब दो तीन रिल्स आपस में मिलकर आती हैं, तो हम देख लेते हैं कि भैया हाँ, इसमें रिल्स दो तीन मिली हुई हैं, तब इसका पानी आया, तो इसको गली कह देंगे। फिर ऐसे ही बहुत सारा रिल्स और गली मिलकर बनता है, तो फिर आपस में मिलेगा तो नाला कहेंगे। अंतर इस बात का है। ठीक है, तो शुरुआती पॉइंट रिल्स होता है, बीच में फिर बहुत से रिल्स मिल जाते हैं, गली बन जाता है, गली मिलकर फिर नाला बन जाता, नाला फिर जलराशि बढ़ाकर फिर रिवर का एक रूप ले लेता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस यहां पर होने वाली है, वही प्रोसेस आपको यहां पर होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर आगे की चीजें कवर करेंगे कि जब ये नदियां
पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती हैं, ये पूरा डाउन स्लोप में है। ओके, जब डाउन स्लोप में होगा तो इनमें किस प्रकार का इरोजन होगा, ये जब अपर्दन करती हैं तो किस तरीके का अपर्दन करती हैं, इसको जरा समझते हैं। अपर्दन समझते हो ना, कि चट्टानों को घिस घिस कर बहाना, या चट्टानों में क्या करना, फोर्स क्रिएट करके, फोर्स लगाकर उसके पार्टिकल को अलग करना, तोड़ना और उसको फिर बहाकर लेकर आना, वो सब क्या है, इरोजन कहलाता है। मतलब चट्टान को किसी भी प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस हो, मैकेनिकल प्रोसेस हो, या फिर जैविक प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस से उसके पार्टिकल को तोड़कर दूसरे स्थान पर फ्लो कराना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, वो कहलाता है आपका क्या, अपर्दन। अपर्दन में ध्यान रखना, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 3 पार्ट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस में हम देखेंगे तो नदी में 3 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या मिलती है, एक जगह आप देखेंगे तो एक जगह क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन मतलब चट्टानों के पार्टिकल अलग हो जाना। क्या हो जाते हैं, चट्टानों के जो भाग हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अर्थात चट्टान के जो पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं। ये हो गया इरोजन का पार्ट। फिर ये वाला भाग जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसका दूसरा भाग क्या होता है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्थानांतरित। और कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये ट्रांसपोर्ट नदियों के माध्यम से नॉर्मली होता है, वायु के माध्यम से भी होता है, चूंकि हम नदी पढ़ रहे हैं तो नदियां ही यहाँ का कवर करेंगे। इसके अलावा वायु के माध्यम से भी होता है, हिमानियों के माध्यम से भी होता है, वो अलग कारक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से हुआ है, नदियों के माध्यम से हुआ है। और नदियां कब तक इसे ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, जब तक इनमें उतना प्रवाह वेग है, जब तक इनमें उतनी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा है, ताकि इसको बहाकर ले जा सकें। जब इनके पास उतनी मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहती है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं रहती है, उसको बहा पाए, तो उसे वहीं पर छोड़ देती हैं। तो वो क्या होगा, वहां पर डिपोजिशन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर डिपोजिशन हो जाएगा, अर्थात जमाव हो जाएगा। क्या होता है, जमाव हो जाता है। अब ध्यान रखना, जब नदियां क्या होती हैं, यहां पर प्रवाहित होती हैं, यह सब लिखेंगे यहां पर, नदियों का प्रवाह। जब नदियों का प्रवाह होता है तो उनमें आपको यहां पर 3 प्रकार का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। क्या होता है बच्चों, यहां पर नदियों का जब प्रवाह होता है तो 3 प्रकार का मैकेनिज्म मिलता है। पहला कैसे होता है, कि वो जिस चट्टान से होकर गुजरती हैं, क्या होती हैं, जिस चट्टान से होकर गुजरती हैं, उस चट्टान के पार्टिकल को क्या कर देती हैं, वो अलग अलग कर देती हैं। अब किस प्रोसेस से करती हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूं, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इरोजन किस तरीके से होगा, पहला होगा यहाँ पर घुलीकरण बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन इसे बोल सकते हैं। इसे बोलेंगे क्या, घुलीकरण या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ऐसा बच्चों, कि ऐसी चट्टानें जिसमें ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो पानी के संपर्क में आने की वजह से घुल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी चट्टान में चूना है, लाइम है, तो चूना तो पानी में घुल जाता है, आप जानते हैं। तो इस तरीके की ध्यान रखना, घुलनशील जो पदार्थ होते हैं अगर वो चट्टान में मौजूद होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पानी के संपर्क में आते ही, पानी के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, वो घुलने लगते हैं, और घुलकर वो उस चट्टान से अलग हो जाते हैं। एक प्रोसेस आपका ये हो जाएगा इरोजन का। ठीक है, सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे हम लोग नॉर्मली, सॉल्यूशन, अर्थात घुलीकरण। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, चट्टान का पार्ट अलग हो जाएगा, लेकिन ये उसमें ही पाया जाता है जिसमें आप जानते हो घुलनशील एलिमेंट पाए जाते हैं, घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं चट्टान में। तो जैसी चट्टान के संपर्क में ये पानी आएगा तो इस पानी में क्या हो जाएगा, ये चूना जैसे जो पदार्थ होते हैं वो घुलना लगेंगे, और वो चट्टान से अलग होकर घुलकर क्या हो जाते हैं, नदी के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपका ये सॉल्यूशन। फिर आप लोगों ने देखा होगा, पानी में जब प्रवाह वेग होता है, जब क्या होता है, पानी में जब प्रवाह वेग होता है, तो आपको पता होना चाहिए पानी में प्रवाह वेग होने की वजह से इसमें फोर्स लगता है, कि जब ये चट्टान पर टकराएगा तो क्या करेगा, ये फोर्स जनरेट करेगा। इसके अलावा आप जानते हैं, जो इसके साथ में बहते हुए जो पत्थर आते हैं, जो बोल्डर आते हैं नदी में,
तो वो बोल्डर भी क्या करते हैं, नीचे वाले पार्टिकल को, नीचे वाले जो भाग रहते हैं उनको मारते हैं, लुढ़कते जाते हैं, मारते जाते हैं, लुढ़कते जाते हैं और मारते जाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई पत्थर अगर किसी धरातल में लुढ़कता हो, अगर कोई पत्थर को आप ऊपर से कोई पहाड़ी से ऐसा फेंक दीजिए, ऐसा लुढ़का दीजिए, तो जहां जहां से वो लुढ़कते हुए जाएगा नीचे क्या करेगा, वो चोट करेगा। क्या करेगा, वो चोट करेगा, अपघात करेगा। तो क्या होता है, जब नदियों के सहारे बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ क्या होते हैं, लुढ़कते जाते हैं, तो जिस एरिया से वो लुढ़कते हैं उसके नीचे वाले भाग पर क्या करते हैं वो लोग, अपघात लगाते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, चोट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे वाला पार्ट के जो पार्टिकल होते हैं वो टूट टूट कर नदी के साथ बहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी नदियां नदियां होती हैं जो वो क्या होती हैं, उनका जो पानी होता है, क्या होता है, नदियों का जो पानी होता है वो जब चट्टान के अंदर प्रवेश करता है तो चट्टानों में क्या होती है, बारीक बारीक दरारें होती हैं। दरार होने की वजह होती है बच्चों कि निरंतर वो चट्टानों पर क्या होता है, धूप का प्रभाव भी पड़ता है। धूप का जब प्रभाव पड़ता है तो आपने देखा होगा वो फैलती हैं, और जब ठंड के समय आती है तो क्या होती है, वो सिकुड़ती हैं। तो निरंतर उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होने की वजह से क्या होता है, उनमें बारीक बारीक दरारें पड़ जाती हैं। उनके अंदर क्या हो जाता है, एयर जाकर भर जाती है, एयर जाकर भर जाती है। और जब क्या होता है, नदी जब उस चट्टान से होकर गुजरती है तो उसमें पानी भर जाता है। अब जो एयर है वो एयर और अंदर जाती है और उसमें क्या होती है, और ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है। और वो प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होता है, वो चट्टानों को तोड़ देता है। फिर वो चट्टान टूटती है, फिर नदी में आकर गिरती है, और फिर नदियों के साथ लड़ लड़ के का नीचे जाती रहती है। ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, समझना आपको बहुत अच्छा है इसको। मैं आपको सब फिजिकल ज्योग्राफी में इसके एक्सपेरिमेंट के साथ में पढ़ाऊंगा। अभी हल्का समझ लीजिए क्योंकि अब अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका यूज होने वाला है, मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। जब हम उधर पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी तब डिटेल से हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो नदियों का पानी क्या करता है, चट्टानों को घोल भी लेता है। उनका खुद का अपना फोर्स होता है, उनके साथ में जो पत्थर आते हैं उन पर भी फोर्स लगाते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिट्टी और आपके चट्टानों का कटाव करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं जो बारीक बारीक कंकड़ जब जाते हैं तो वही भी क्या होते हैं, जमीन के नीचे हिस्से में घिस घिस कर क्या करते हैं, वहां भी नीचे अपर्दन करते रहते हैं। तो ये अलग अलग फिनोमिनास होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इरोजन होता है। तो इरोजन हुआ। अब नदियों में पानी का प्रवाह वेग अभी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं, जो बोल्डर हैं, जो सिल्ट है, वो क्या होगा, सब बह बह कर जाएगा। ये होगा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। उसके बाद क्या होगा, एक स्थान आएगा जहां पर नदी का प्रवाह वेग काफी कम हो जाएगा और वो इनको ढो नहीं पाएगा, इनको वो लेकर नहीं जा पाएगा क्योंकि इतना उसके पास मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तो क्या होगा, वो वहां पर ही उसे जमाव कर देगा। अब जरा समझना, यहां पर इसकी वजह से, इरोजन होने की वजह से यहां पर अलग प्रकार के यहां पर स्थलाकृति का निर्माण होगा। यहां पर अलग जियोमॉर्फोलॉजी कंडीशन आएगी और वहां पर डिपोजिशन होने से अलग कंडीशन आएगी। तो यहां भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। क्या होता है, यहां भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। इरोजन की वजह से भी स्थलाकृति का निर्माण होता है और यहां पर भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। यहां पर जमाव होने की वजह से भी निर्माण होता है, स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो जब आप यहां पर फ्लूइल प्रोसेस पढ़ते हैं तो यहां पर दो जगह निर्माण होगा, एक होगा अपर्दन की वजह से, एक होगा आपका क्या, जमाव की वजह से। अब देखो अपर्दन की वजह से कौन कौन सी यहां पर स्थलाकृति बन सकती है, इसको जरा समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपर्दन अर्थात इरोजन की वजह से। अपर्दन अर्थात इरोजन के कारण, के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। क्या होगा यहां पर, निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, मैं इसलिए इनको पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब भी क्या करेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे तो उस विशाल मैदान में आपको ए भी देखने को मिलेंगे, ऊपर साइड देखने को मिलेंगे। तो आप बोलेंगे क्या इसको हम शामिल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या ये इरोजन की वजह से हुआ है या डिपोजिशन की वजह से हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले हम करते हैं इरोजन की वजह से अर्थात अपर्दन की वजह से। तो आपने देखा कि ये हमारे माउंटेन है, ठीक है,
ये क्या है, माउंटेन है, ठीक है। इनके साइड में आपको क्या होगा, वैली देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, जब ऊपर से यहां पर क्या होगा, जल आएगा, जल प्रवाहित होगा ऊपर से नीचे, इस तरीके से जल प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं यहां पर जल का जो प्रवाह वेग होगा, जल का जो प्रवाह वेग होगा, फ्लो स्पीड होगी, वो क्या होगी, काफी अधिक रहेगी। ये क्या होगी, काफी अधिक रहेगी। अब इससे क्या होगा, जब इस जल का प्रवाह अधिक होगा तो ये क्या होगा, जहां जहां से गुजरेगा, ये बोल्डर, बोल्डर मतलब होते हैं बड़े पत्थर, बोल्डर मतलब क्या होते हैं, बड़े पत्थर। इसके अलावा क्या आएगा यहां पर, कंकड़, बजरी, ठीक है। इसके बाद आएगा आपको यहां पर सिल्ट, गाद, ठीक है। हाँ, वैसे सिल्ट गाद एक ही होती है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मिट्टी के कण, और फिर आता है यहां पर गाद, जिसको बोलते हैं सिल्ट, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के पत्थर देखने को मिलेंगे कि जब क्या होता है, नदी प्रवाहित होती है तो कई बार बड़े चट्टान के टुकड़े को लेकर आएगी, कई बार छोटे चट्टान के टुकड़े को लेकर आएगी। कभी आप जानते हैं, ये जब चट्टान के टुकड़े जब बहेंगे तो ये बहने के दौरान क्या होंगे, बार बार टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, ये और छोटे होते जाएंगे, फिर टकराएंगे और छोटे हो जाएंगे, एक दूसरे पर घर्षण करेंगे, नीचे घिसेंगे, तो छोटे हो के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। कुछ पत्थर रहेंगे अनसेप रहते हैं, वो क्या होंगे, लुढ़कते 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 क्या हो जाते हैं, गोलाकार शेप में आ जाते हैं, पेबुल बन जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसी दौरान होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो बहने वाली जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग प्रकार के यहां पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये है, ठीक है, जैसे ही ये यहां पर बह रही है नदी, तो उस दौरान यहां पर इरोजन होगा, क्या होगा यहां पर, इरोजन होगा, अर्थात अपर्दन होगा। इसी अपर्दन की वजह से यहां पर कुल स्थल आकृतियों का यहां पर निर्माण होगा। जैसे आप लोगों ने यहां पर वी आकार की घाटी का नाम सुना होगा, क्या होता है यहां पर, ये वी आकार की घाटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। यहां पर आपने आई आकार की घाटी का नाम सुना होगा, आई आकार की घाटी का नाम सुना होगा। इसे ध्यान रखना, आप गार्ज भी नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा कैनियन का भी नाम सुना होगा, जिसे महाखंड कहते हैं। इनके नाम आपने सुने होंगे, तो इनके बारे में जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आप यू आकार की भी घाटी सुनते होंगे नाम, यू आकार की घाटी, ठीक है। इनको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये वी आकार की घाटी क्या है, आई आकार की घाटी क्या है, गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, थोड़ा इनको आप जरा समझ लीजिए। ये देखो, जब नदियां बहती हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, नदी के रास्ते में कोई विशाल पर्वत आ जाता है, पहले सी पर्वत मान लो सामने है, तो उस पर्वत को तो वो काट नहीं सकती है। लेकिन आप लोगों ने देखा, हिमालय के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी है वो अलग अलग समय में बनी है। और आप जानते हैं जो पुरानी वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां से जो नदियां निकली हुई हैं, ओके, और जब वो नए पर्वत श्रृंखला के पास में आती हैं तो आपको लगता है कि ये पर्वतों को इसने काट दिया है, क्या किया, पर्वतों को इसने काट दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखो, जरा ध्यान से समझना, यहां से सिंधु नदी निकलती है, ध्यान समझना, यहां से क्या होती है, यहां पर सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। तो जब सिंधु नदी निकलती है तो यहां पर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों, ऊपर साइड आप देखते हो लद्दाख श्रेणी रहती है, यहां पर नीचे जास्कर श्रेणी रहती है। तो क्या हो रहा है, ये पर्वत श्रृंखलाओं के क्या हो रहा है, समानांतर जा रही है, बीच से जा रही है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा नर्मदा इधर सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से गुजरती है, उसे कुछ काटने की जरूरत नहीं है, राइट। वैसे आप देखेंगे लद्दाख भी एक पर्वत श्रेणी है, जास्कर भी एक पर्वत श्रेणी है, इसके बीच से गुजरे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक गुजरते जाती है, गुजरते जाती है, गुजरते जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है, यहां पर ही ध्यान रखने, एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम होता है नंगा पर्वत। क्या नाम होता है इसका, ये नंगा पर्वत है। अब जब आप नंगा पर्वत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों
कि नंगा पर्वत को क्या कर देती है, ये ऐसा काट देती है। समझ रहे हो, ये नंगा पर्वत को क्या कर देती है, ऐसा ये काट देती है। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये पर्वत को ही काट देती क्यों? आपको इधर साइड भी पर्वत देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, इधर साइड भी आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, इधर साइड ही मिलेगा, इधर साइड ही मिलेगा। बीच में क्या हुआ, सिंधु नदी ने इसको काट दिया। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल इस तरीके से हुआ बच्चों कि ये लद्दाख और जासकच का निर्माण तो बहुत पहले हो चुका था, और ये हुआ था आपका क्रिटेशियस काल में, और उसके काल से इस काल को आने में 5 करोड़ साल लग गए। तो आप जानते हो ये नदी तो निकल ही गई थी, अपना काम तो कर ही चुकी थी। तो ऑलरेडी क्या हो रहा था बच्चों, सिंधु नदी जो है यहां से प्रवाहित हो रही थी। ऑलरेडी ध्यान रखना, सिंधु नदी इस रास्ते से प्रवाहित हो ही रही थी, नंगा पर्वत उस समय नहीं था, इस सिंधु नदी यहां से प्रवाहित ही हो रही थी। लेकिन आप जानते हो ये जब यहाँ पर पर्वत का निर्माण चालू होता है तो क्या होता है, यहाँ पर पर्वत अचानक तो बनेगा नहीं, अचानक तो बनेगा नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट क्या होते हैं उसके उठते जाते हैं, जैसे जैसे दबाव पड़ेगा ये उठते जाते हैं। अब जरा समझना, मान लीजिए इन सभी इलाके में क्या हुआ, एक रात में 2 सेंटीमीटर मान लो उठता है, क्या होता है, मान लीजिए एक रात भर में क्या होता है, 2 सेंटीमीटर उठता है। अब नदी तो ऐसी नहीं कि दिन में काम करेंगे तो रात में आराम करेंगे, रात में काम करेंगे दिन में आराम करेंगे, ये तो 24 घंटे ही बहती है। तो मुझे बताओ, जब ये पर्वत उठ रहा था तो ये वाले भाग में उठेगा, ये वाले भाग में उठेगा, लेकिन क्या नदी वाले भाग में उठ सकता है क्या? उठेगा भी तो क्या होगा, मान लो वो 1 सेंटीमीटर भी उठता है तुरंत काट दिया जाता है, आधा सेंटीमीटर उठेगा तुरंत काट दिया जाएगा, क्योंकि नदी निरंतर बह रही है। तो आप देखेंगे इस इलाके में पर्वत का निर्माण नहीं होगा, क्या होगा, इस इलाके में आपको पर्वत का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ये आजू बाजू वाले इलाके हैं, इनमें सब में आपको पर्वत का निर्माण देखने को मिलेगा, यहां भी बन जाएगा, यहां भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन इस जगह पर्वत का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना वो उठ रहा था उतना नदी के द्वारा काट दिया जाता था। तो आप देखेंगे इस सिंधु नदी के इधर साइड भी आपको पर्वत देखने को मिलेगा, इधर भी पर्वत देखने को मिलेगा, और सिंधु नदी जहां से गुजर रही है वहां पर्वत देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये नंगा पर्वत को सिंधु नदी एकदम से आती है पूरा काट के ले जा लेती कि नहीं? इसका मतलब सिंधु नदी का जो पहले रास्ता हुआ करता था, सिंधु नदी का जो रास्ता पहले हुआ करता था, पर्वत के निर्माण होने के बाद भी वही रास्ता रहा। इसका मतलब इसने अपना रास्ता पूर्ववर्त रखा, जैसा कि तैसा रखा, जैसे वो पहला था वैसी बाद में रहा। तो ये नदी का जब मार्ग क्या होता है, स्थलाकृति निर्माण होने के बाद भी, पर्वत के निर्माण होने के बाद भी इनका जो मार्ग रहता है पूर्ववर्त बना रहता है, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ववर्ती नदी या एंटासीडेंट रिवर्स। तो आप जानते हैं ये नदी जब बनती है तो यहां पर पर्वतों को इसने काटी है, तो इधर साइड वाला पर्वत भी बहुत ऊंचा हो जाएगा, इधर साइड वाला पर्वत भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि इसने पर्वत को काट दिया है। इसे कहा जाता है गॉर्ज। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है गॉर्ज। तो ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया यहां पर आपका गॉर्ज। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहां पर नंगा पर्वत को काट कर सिंधु नदी क्या बनाती है, सिंधु गॉर्ज बनाती है। और एक छोटा मोटा गहरा नहीं, ध्यान रखना, ये लगभग 1700 फीट का है बच्चों। सोचो आप, आपको क्या लगेगा, मजाक लगेगा आपको? सिंधु नदी ने नंगा पर्वत को 1700 फीट काटी है। मतलब इधर सिंधु नदी से इधर देखोगे तो 17 फीट, 1700 फीट ऊंचा दिखेगा क्या, नंगा पर्वत। इधर से भी देखोगे 1700 फीट ऊंचा नंगा पर्वत दिखेगा। ऐसा है। तो यही प्रमाण है बच्चों की जब भी कोई गॉर्ज बनता है तो गॉर्ज की पहचान क्या है, यही है कि वो नदी क्या रहती है, पूर्ववर्ती नदियां रहती हैं। अदरवाइज इतने बड़े पर्वत को काट नहीं सकता कोई। 1700 मीटर, 1700 फीट ऊंचा पर्वत रहेगा, क्या उसको नदी काट लेगी क्या? आप देखिए मरे से हमारे यहाँ पर 200 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर ही ऊंचे बांध रहते हैं, 300 मीटर, तो क्या उसको नदी काट देती है क्या? नहीं काटती। वो भी कितनी चौड़ाई रहती है, मुश्किल से आप देखेंगे 200, 100 मीटर भी चौड़ाई नहीं होती है, 30 मीटर, 40 मीटर चौड़ा रहता है अपना बांध, उसको नहीं काट पाती नदी यार। तो ये तो बहुत चौड़ा रहता है, किलोमीटर में चौड़ा रहता है। ऊंचाई में भी आप जानते हैं कितना है, 1700 फीट तक।
तो कैसे काट सकती है बताइए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि काट गई है तो किसका मतलब क्या था, नदी पहले से वहां पर बह रही थी, जितना भाग उठ रहा था उतना वो काटते जा रही थी। ओके, हाँ। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए ए नदी, ठीक है, यहां पर जो गॉर्ज बनता है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा गॉर्ज, और आपको क्या होगा यहां पर एक चीज में कंफ्यूजन होगा, वो होगा कैनियन। यहां पर आप देखेंगे ये हो गया आपका गॉर्ज, ये हो गया आपका कैनियन। तो ये दोनों ही ध्यान रखना एक ही कंडीशन में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अगर सबसे अच्छा अगर आपको कैनियन देखना है, जैसे महाखंड कहते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रांड कैनियन। क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे बेहतरीन जो कैनियन आपको देखने को मिलेगा उसे कहा जाता है ग्रांड कैनियन, ठीक है। और ये जो ग्रांड कैनियन है ना, मालूम है कहाँ मिलेगा, ये यूएसए में मिलेगा। और कौन सी नदी बनाती है, ये बनाती है कोलोरेडो। क्या करती है, ये नदी बनाती है कोलोरेडो। और ये जो कोलोरेडो है ना, यह भी पूर्ववर्ती नदी है बच्चों। और आप जानते हैं किसको काटती है, ये रॉकी पर्वतमाला को काटती है। जैसे ये हिमालय को काटती है सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी, वैसी ये रॉकी पर्वत को काटती है। तो कोलोरेडो नदी क्या थी, पहले कोलोरेडो नामक पठार से बह रही थी वो, जैसे यहाँ पर मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के पठार से, वैसे ही कोलोरेडो क्या है, कोलोरेडो पठार से निकलती थी। और वो क्या हो रही थी, पश्चिम दिशा में जा रही थी। पश्चिम दिशा में अचानक क्या होगा, वहां पर दबाव की वजह से रॉकी पर्वतमाला बनने लगा। तो मैंने बताया कि ये नदी पहले से बह रही थी, तो जैसे रॉकी उठते जाता था इसको एक काटते जाती थी, काटते जाती थी। तो रॉकी तो बहुत ऊंचा उठ गया, लेकिन इसने अपने काटने कर अपना स्थान बना लिया। तो आपको पता होना चाहिए ये गॉर्ज से बड़ा होता है। क्या होता है, गॉर्ज से बड़ा होता है, ठीक है, हाँ। और आप देखेंगे इसकी जो दीवारें रहती हैं बिल्कुल खड़ी रहती हैं, बिल्कुल खड़ी रहेंगी, इसकी दीवारें बिल्कुल खड़ी रहती हैं, ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो आप अगर दोनों का अंतर देखोगे तो इसमें आप जरा देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ए है जो कोलेरेडो है, देखो ए नदी यहां से बह रही, देखो कितनी पतली नदी है यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये कितने बड़ा यहाँ पर पूरा एक खंड है, देखो ये देखो सीधा रहता है, देखो ये क्या, देखो बिल्कुल सीधा दिख रहा है आपको, देखो ये देखो इस तरीके से, ये कहलाता है कैनियन। समझ में आ रहा है, ये कहलाता है कैनियन। और ये इमेज उसी की है, ये ध्यान रखना कोलोरेडो की ही इमेज है बच्चों। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, ये किस नदी का है, तो ग्रैंड कैनियन बनाता है कोलोरेडो नदी। किसको काट कर बनाता है, रॉकी पर्वतमाला को काट कर बनाता है, ठीक है, हाँ। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये आपका सिंधु नदी है। ये क्या है आपका, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये जो नदी है ये क्या है, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी ने कैनियन नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। अब आप देखेंगे जो गॉर्ज रहेगा ना, वो खड़ी ढाल नहीं रहती बच्चों, क्या रहती है, ये आपको खड़ी ढाल देखने को नहीं मिलेगी, आपको इस तरीके की ढाल देखने को मिलेगी, ठीक है, अविरत रूप से मिलेगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये जो गॉर्ज रहता है इसमें आपको खड़ी ढाल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बल्कि इसमें क्या होता है, स्लोप मिलता है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसमें आपको क्या होगा, ढाल जो मिलेगा वो खड़ा ना मिलके क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा झुका हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके देखो। ये है सिंधु नदी का गॉर्ज। आप दोनों में अंतर देख सकते हो, इसका जो ढाल है देखो बिल्कुल खड़ा है, ये देखो ये बिल्कुल खड़ा है, और इसका आप देखोगे खड़ा नहीं है, ठीक है। और बनती दोनों ही कंडीशन में है, ये दोनों ही आपको बता दूं मैं, गॉर्ज की बात करूं या मैं यहां पर महाखंड की बात करूं। महाखंड मतलब होता है क्या, कैनियन। इसी आप क्या बोलेंगे यहां पर, ये कैनियन। तो कैनियन की बात करूं या फिर मैं महाखंड की मत की बात करूं, बात एक ही है, ठीक है, हाँ। तो गॉर्ज हो या महाखंड हो, ये दोनों की दोनों जो होते हैं बच्चों, ये हमेशा बनाती है पूर्ववर्ती नदी बनाती है। ये कौन बनाती है, पूर्ववर्ती नदियां बनाती हैं इनको, ठीक है। अब जरा समझना, अब ऐसी ही आपको और भी नदियां घाटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और चूंकि इनका जो शेप रहता है, महाखंड का जो शेप रहता है, वो आपने देखा है इसका जो ढाल रहता है वो खड़ा ढाल रहता है,
इसलिए ध्यान रखना, खड़ा ढाल होने की वजह से इसकी जो घाटी रहती है वो आई आकार की दिखती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आई घाटी भी कहते हैं। इसे आई अक्षर जैसी दिखती है, खड़ा दिखता है, ध्यान रखना। उसे महाखंड में आपको बताया मैंने, ये देखो खड़ा दिखता है, इसलिए इसे आई आकार की घाटी भी कहते हैं, आई बन जाता है इसमें। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये नदियां कौन सी नदियां बच्चों, ये नदियां हैं आपकी क्या, पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये तो बात क्लियर हो गई आपको। अब मान लीजिए कोई नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई नदी जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है, इसका मतलब जहां जब वो बह रही थी, जब वो बह रही थी तब ऑलरेडी क्या था, वहां पर पर्वत नहीं था, लेकिन बाद में चलकर वहां पर पर्वत का निर्माण होता है, तो वो पर्वत के हिस्से को काट देती हैं, वो उठ ही नहीं पाता पर्वत। ओके, इसी वजह से इनके जो ढाल होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, खड़े भी होते हैं। तो वो हो गया आपका आई आकार की घाटी, वो कैनियन और आपका गॉर्ज हो गया, ये पूर्ववर्ती नदियां बनाती हैं। जो पश्चवर्ती नदियां होती हैं, ऐसी नदियां जिनका निर्माण पर्वत के बाद होता है या साथ साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला जरा समझना, इसमें ऐसा होने वाला कि जितना भी सब कुछ काटा जाएगा, ये सारी की सारी मेहनत नदियों की ही रहती है। कैसे जरा समझना, ये देखो, ऐसे क्षेत्र से अगर नदी मान लीजिए गुजरती है, क्या होती है, ऐसे क्षेत्र से मान लीजिए कोई नदी अगर गुजरती है, आप इस तरीके से देखिए, ये देखो, मान लो ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया आपका, मान लो ये जमीन का क्षेत्र है, इसमें आप समझना इसको पहले, ठीक है, ये मान लो जमीन का भाग हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या होती है, कोई नदी प्रवाहित होती है, क्या होती है, कोई नदी मान लीजिए प्रवाहित होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखना, कोई भी जब नदी प्रवाहित होती है तो शुरुआत में क्या होता है, वो नीचे के साइड में ज्यादा अपर्दन करती है। ध्यान रखना, अपर्दन जब नदी में होता है तो दो प्रकार का होता, समझना, नदियों में जो अपर्दन होता है, ठीक है, नदियों में जो अपर्दन होता है, मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है, चट्टान का जो कटाव होता है, वो दो तरीके से होता है। एक होता है क्षैतिज, जिसे लेटरल कहते हैं, क्षैतिज अपर्दन जिसे बोलते हैं लेटरल, और एक होता है ऊर्ध्वाधर अपर्दन, ऊर्ध्वाधर अपर्दन जिसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। अब एक क्षैतिज अपर्दन क्या है जरा समझना, जब शुरुआत में नदियां बहती हैं तो उनका जब प्रवाह वेग काफी ज्यादा रहता है, तो शुरुआत में करती हैं वो वर्टिकल अपर्दन, अर्थात वर्टिकल इरोजन करती हैं। क्यों, जब आपने देखा होगा नदी का जो प्रवाह वेग ज्यादा होता है तो नीचे वाला भाग, नीचे वाले भाग पर क्या होता है, वो गिरती है नदियां, क्या होती है, स्लोप में आती है, तो नीचे वाले भाग में क्या होता है, ज्यादा फोर्स जनरेट होता है। तो अगर आप देखेंगे, ये नदी के आजू बाजू वाला हिस्सा होता है और ये नदी का नीचे वाला हिस्सा होता है। जब नदी का प्रवाह वेग, सुनना, नदी का यहाँ पर प्रवाह वेग अधिक होता है, नदी का जब प्रवाह वेग अधिक होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या करती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर लेकर आती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर लेती आती हैं। और बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो कई बार ऊपर उठते हैं, कई बार नीचे गिरते हैं, कई बार ऊपर उठते हैं, कई बार नीचे गिरते हैं। तो एक प्रकार का ध्यान रखना, ये पत्थर उठा उठा के कहाँ मारती है, नदी नीचे साइड मारती है, क्या करती है, नदी यहाँ पर नीचे साइड मारती है। तो जब प्रवाह वेग अधिक होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें बहकर आती हैं और वो नीचे वाले भाग में आकर चोट करती हैं। तो यहां पर क्या होती है, जब चोट होती है तो यहां पर अपर्दन होता है, और यहां पर जब अपर्दन होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये नदी गहरी होते जाती है, क्या होते जाती है, इस अपर्दन की वजह से नदी गहरी होते जाती है। तो ये कहलाता है बच्चों आपका कौन सा, ये कहलाता है वर्टिकल इरोजन, ठीक है, क्लियर है बात। अब आप याद रखना, जब नदी का प्रवाह वेग, नदी का प्रवाह वेग उतना ज्यादा नहीं होता है कि बड़े बड़े पत्थरों को वो लेकर बहाकर ला सके, बड़े बड़ों को, लेकिन फिर भी प्रवाह वेग काफी ठीक है, लेकिन बड़े पत्थरों को वो लेकर नहीं आती है। तो क्या होती है, नीचे साइड जो पत्थर है वो यहां पर चोट नहीं करते हैं, राइट, बल्कि नदी का जो प्रवाह वेग होता है वो यहां पर चोट करता है। जब यहां पर चोट करता है तो
तो यहाँ जब चोट होगी तो यहाँ की चट्टानें क्या होंगी, अगर मान लो घुलनशील चट्टानें हैं तो वो घुल घुल कर वहां से बहने लगेंगी। अगर मान लो उसमें दरार पड़ गई है तो पानी उसके अंदर घुसेगा, अंदर की वायु क्या होगी, प्रसारित होगी, फैलेगी, चट्टान टूटेगी। तो ये प्रोसेस भी हो सकती है। साथ में क्या होगा, जो चट्टा मतलब पानी का जो फोर्स होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी वाले भाग टूटेंगे। तो कहने का मतलब है जब यहाँ के पार्टिकल जब टूटते हैं, जब यहाँ के पार्टिकल जब टूटते हैं तो इसे कहते हैं बच्चों यहाँ पर क्षैतिज अपरदन। ठीक है, तो क्लियर बात है। तो नदी में आप जानते हैं क्षैतिज अपरदन कैसे होता है, जो आजू बाजू के तट जो रहते हैं वो कट कट कर बहते हैं, वो कहलाता है क्षैतिज अपरदन। और जो आपका ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है वो होता है नीचे वाला हिस्सा कट कट कर बहता है। तो नदी निरंतर क्या होती है, गहरी होती जाती है। तो आपने देखा होगा नदी जब शुरुआत स्टेज में होती है, ध्यान रखना क्या होता है, नदी जब प्राइमोडिकल स्टेज में होती है, मतलब प्रारंभिक स्थिति में होती है, नदी क्या होती है, जब प्रारंभिक स्थिति में रहती है कि बिल्कुल नदी अब बहना शुरू होती है, तो प्रारंभिक स्थिति में हमेशा ध्यान रखना यहां पर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर अपरदन अधिक होता है, अर्थात वर्टिकल ज्यादा होता है और क्षैतिज क्या होता है यहां पर कम होता है। ठीक है, शुरुआत में। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, जो अपरदन होगा वो इस तरीके से होगा, ये नीचे वाले भाग में क्या होगा, ज्यादा अपरदन होगा, आजू बाजू वाले भाग में अपरदन कम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर अपरदन, फिर इधर साइड ज्यादा होगा, इधर साइड क्या होगा, कम होगा। तो आप देखेंगे ये जो भाग है वो नीचे साइड इसका ज्यादा अपरदन होता है, किसकी तुलना में, बाजू वाले की तुलना में। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर तो वी शेप का क्या बन जाता है, देखो नीचे साइड क्या हो रहा है, ज्यादा अपर्दन हो रहा है, और ऊपर साइड आजू बाजू में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कहलाता है बच्चों, ये वाला कहलाता है वर्टिकल अपर्दन, अर्थात ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर अपर्दन, ये वाला भाग। और यहाँ कहलाएगा ये क्षैतिज अपर्दन। तो मैंने क्या बताया, जब नदियों में क्षैतिज अपर्दन की तुलना में ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक होता है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है, तो वी आकार की घाटी बन जाती है। तो आप यहां पर देखेंगे भी प्रकार की घाटी आप लोगों को दिखता होगा, ये देखिए, ये है भी प्रकार की घाटी। ये क्या है आपका, ये भी प्रकार की आपको घाटी देखने को मिल रही होगी। ये देखो अंग्रेजी के ध्यान रखना है, भी शेप में दिख रही है, ये होगी आपकी भी आकार की घाटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूर्ववर्तियों का एग्जाम्पल इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉर्मली पूर्ववर्ती नदियों में हमने पढ़ा है कि महाखंड और आपके कैनियन और आपके गॉर्ज बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकती हैं, लेकिन वह शर्त है कि ये पर्वतों की चट्टान कैसी होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए। अब आप काट ही नहीं पाओगे तो फिर कैसे बनेगी, एक और बात है। अब देखना, जब हिमालय से नदियां निकलती हैं, और ये तभी बन सकती है बच्चों जब नदी का प्रवाह वेग ज्यादा हो, अगर नदी का प्रवाह वेग नहीं होगा तो ये घाटी नहीं बन सकती, ध्यान रखना। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां ही बनाती हैं। ठीक है, अब एक और बात आपको याद रखना है कि मान लीजिए हिमालय से नदियां निकल रही हैं, अब नदियों का सोर्स क्या है, वो है ग्लेशियर और साथ में वर्षा का जल। अब मान लीजिए वहां से पानी गिर रहा है, क्या हो रहा, पानी गिर रहा है, ग्लेशियर पिघल पिघल कर नीचे आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा हिमस्खलन होता है, एवलांस होता है। एवलांस होने के दौरान पता क्या होता है, ग्लेशियर में एक बड़ा टुकड़ा नीचे आके गिर जाता है। जैसे मान लो कोई ग्लेशियर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये देखो, ये है ग्लेशियर, ये देखो ये क्या है, पूरा बर्फ के जमे हुए भाग है, एक ये ग्लेशियर है। अब क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि यहां से ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलना शुरू होते हैं, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पिघलते हैं, पूरा पानी रिस रिस कर आता है, और यहां से ध्यान रखना क्या हो जाती है, एक जलधारा यहां से पूरा रिस रिस कर आता, रिस रिस कर आता है ऐसा करके, और यहां से पानी क्या हो जाता है, ये बहना शुरू हो जाता है। ऐसी नदियों को उद्गम होता है, राइट। अब मान लीजिए ये सारी प्रोसेस हो रही थी, नॉर्मल हो रही थी भैया, कि पूरा ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, तो इसी ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बन रहा है वो क्या होगा, नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, नदियों का उद्गम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा गोमुख हिमानी से ही निकलती है गंगा नदी, बंदरपूछ हिमालय से निकलती है यमुना नदी, तो ये हिमानियों से तो निकलती है ना, इनका पानी पिघलता है। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए इस ग्लेशियर में कोई क्रैक आ जाते हैं, या मान लीजिए कोई यहाँ पर भूकंप आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो इतना बड़ा टुकड़ा, मान लो इतना बड़ा टुकड़ा क्या हुआ, नीचे गिरा धड़ाम से। जैसे ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पर उसके 5-7 टुकड़े होंगे,
5-7 टुकड़े होने के बाद भी इनका जो आकार रहेगा काफी बड़ा रहेगा। अब आप जानते हैं जिस तरीके से ये चिकने होते हैं, अब नदी क्या हो रहा है यहाँ पर डाउन है, ये ऊपर से जब गिरेगा बड़ा टुकड़ा तो छोटे टुकड़े बनेंगे और फिर छोटा टुकड़ा क्या होगा नीचे लुढ़कते लुढ़कते जाएगा। जैसे ही ध्यान रखना ये लुढ़कते हुए जाएगा तो लुढ़कते समय पता क्या करेगा, ये लुढ़कते समय इस तरीके से करेगा बच्चों कि एक मिनट, ठीक है। जब ध्यान रखना ये लुढ़केगा तो कहां से लुढ़कते हुए जाएगा, इस नीचे वाले भाग से लुढ़कते हुए जाता है। नदी के कौन से वाले भाग से जाएगा, ये नदी के नीचे वाले भाग से क्या होगा, वो लुढ़कते हुए जाएगा। कहां गया, एक मिनट रुकना, ये देखो यहां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने भी आकार की घाटी समझ ली है, अब यहां पर इसमें यू आकार की घाटी भी समझ लो, ठीक है। मैंने क्या बताया, ए भी आकार की घाटी से ही ध्यान रखना यू आकार की डेवलप होती है, लेकिन उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो आप जानते हैं जब भी कोई नदी आएंगी, हिमालय से नदी आएंगी, तो शुरुआत में आप जानते हो ये भी आकार की ही घाटी बनेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नदियां हमेशा क्या करती हैं बच्चों, नीचे साइड इरोजन ज्यादा करती हैं, आजू बाजू में इरोजन क्या करती है, कम करती है। तो हमेशा ध्यान रखना ये भी आकार की घाटी ही होगी। लेकिन जरा समझना, जब क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ा सा ग्लेशियर का टुकड़ा, क्योंकि एवलांस हो चुका है, हिमस्खलन हो चुका है, तो क्या होगा, यहां से बड़ा टुकड़ा जो है वो नदी के साथ बहना चालू हो जाएगा। जब ये नदियों के साथ बहेगा तो इसको जाने की क्या होती, जगह नहीं होती है, लेकिन पीछे से प्रेशर पड़ता है, ओके, स्लोप की वजह से। तो क्या होता है, इस वाले भाग को जहां से ये बह रहा है, यहां से बहेगा ना, जो आप जान ऊपर तैरेगा तो नहीं, यहां से बहेगा ये वाले भाग में नॉर्मली अभी, ठीक, क्योंकि पानी तो कम रहता है ना शुरुआत में नदियों में, तो ये पानी उथला रहता, तो यहां से बहेगा टकरा टकरा के, तो वो इधर वाले भाग को क्या करता, काटने लगता, क्योंकि जगह जाने इसकी होती नहीं है, तो ये वाले भाग को क्या करता, वो काटता है। और इसको काटने के बाद आप देखेंगे तो नीचे वाला भाग जो है वो चौड़ा हो जाता है। क्या होता है, नीचे वाला जो भाग है वो चौड़ा हो जाता है, और इसके चौड़ा होने की वजह से आप देखेंगे तो इसका जो शेप रह जाता है वो अब भी आकार का ना होकर क्या हो जाता है, इस तरीके से आपका ये यू आकार का हो जाता है। तो अगर आप बोलेंगे भी आकार की जो घाटी है, अगर वो यू आकार की तब बनती है जब उसमें कोई एवलांस हुआ हो या हिमस्खलन हुआ हो, और हिमस्खलन की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से बहे हो, तब ध्यान रखना वहां पर क्या हो जाता है, ये यू आकार का घाटी डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यू आकार का जो वैली है, ये जो यू आकार का वैली है, ये तब डेवलप होता है, इसका रोल कौन होता है, ग्लेशियर का रोल होता है। और ओनली अगर हम बात करते वी शेप का, अगर हम बोलेंगे इसे ओनली वी शेप का बोलेंगे, तो इसका रीजन होता है ओनली रिवर, इसका फैक्टर कौन होता है, रिवर, और इसका फैक्टर कौन होता है यहाँ पर, ग्लेशियर का टुकड़ा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आपने वी शेप का वैली भी पढ़ लिया, आपने यू शेप का भी वैली पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा और आगे आते हैं। क्या करते हैं, हम थोड़ा इसके और आगे आते हैं। तो आपने तो आई शेप का वैली, गॉर जॉर्ज कैनियन, वी शेप, यू शेप आपने सब पढ़ लिया। अब नदी और नीचे आती है, नीचे आने के बाद वो ऐसी जगह में आ जाती है कई बार जहां पर चट्टानें क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती है, कमजोर होती है, राइट। तो उन चट्टानों में जब बहती है तो उसको एक अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। वो क्या स्टेज से गुजरना है जरा समझना। आप जानते हो सभी प्रकार की चट्टानें एक जैसे, मतलब जितनी भी चट्टानें रहती हैं वो एक प्रकार की नहीं होती बच्चों। कैसी नहीं होती जरा समझना। मान लो, ध्यान समझना, ये मान लो हो गया क्या, मान लो ऐसा नदी बह रही है, देखो ध्यान, ऐसे में नदी बह रही है ना, हाँ। तो आप ऐसा समझना कि ये क्या हो रही है, यहां से नदी बह रही है, ध्यान समझने की बात, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो, ये मान लीजिए यहां से नदी बह रही है, मैंने स्लोप बना दिया, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये नदी का स्लोप हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्डअप होना चाहिए, तभी ज्योग्राफी की पढ़ाई है, नहीं तो अदरवाइज याद करके क्या क्या करोगे, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए क्या है, ये नदी का स्लोप है, इस तरीके से नदी क्या हो रही है, यहाँ पर बह रही है, डाउन में बह रही है। अब क्या होगा जरा समझना, अब नदी में मैंने बताया था क्षैतिज अपर्दन भी होता है और ऊर्ध्वाधर अपर्दन भी होता है।
अब बात आती है बच्चों, मान लो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये काफी कठोर चट्टान का बना हुआ है। क्या ये काफी कठोर चट्टान का बना हुआ है? तो ये नीचे वाला भाग एक लिमिट तक ही कटता, उसके बाद कटना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत अगर हार्ड रॉक्स है तो इसे क्या होता है, पानी भी उतना नहीं काट पाता है, एक लिमिट तक ही काट पाता, वहां तक रुक जाता है। मान लीजिए इसी रास्ते के दौरान आप देखेंगे यहां पर हार्ड रॉक है, मान लो इसी के रास्ते में ध्यान रखना कर क्या जाता है, सॉफ्ट रॉक भी आ जाती है। आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप जानते हैं एक जैसी चट्टान नहीं मिलेंगी आपको बेटा, क्योंकि चट्टान में भी आप देखेंगे चट्टानें क्या होती हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स का यहाँ पर मिश्रण होती है। क्या होती है? ये मिनरल्स का मिश्रण होती है, खनिज पाए जाते हैं। अब कुछ खनिज क्या होते हैं, अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं, तो उसकी वजह से चट्टान क्या हो जाता है, काफी हार्ड हो जाती है। जैसे आपने ग्रेनाइट देखा होगा, ग्रेनाइट काफी हार्ड होता है। लेकिन आप देखेंगे लाइमस्टोन, चूना, ये तो हार्ड नहीं होता है। तो मान लीजिए इसी के रास्ते में कोई सॉफ्ट रॉक्स का एरिया आ जाता है, तो क्या होता जरा समझना। जैसे ये सॉफ्ट रॉक का एरिया आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो भाग है ये ज्यादा कटने लगता है। ये क्या होता है, ये वाला भाग जो है ये आपको ज्यादा कटते हुए दिखाई देगा, ये वाला भाग इस तरीके से कटने लगेगा। ये वाला भाग नहीं कट रहा, ये वाला भाग कटने लगेगा। अब यहाँ पर जैसे ये स्लोप आ जाता है तो यहाँ पर पानी क्या होता है, तेजी से आकर कूदने लगता है। देखो यहां से पानी आएगा और तेजी से यहाँ पर क्या होगा, कूदेगा, तो यहाँ पर और ज्यादा क्या होगा, बल लगेगा। यहाँ पर पत्थर भी आके क्या होंगे, इसमें चोट मारेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये और ज्यादा स्लोप हो जाएगा। ऐसा करते करते ध्यान रखना है अच्छा खासा यहां पर स्लोप हो जाता है इस तरीके से। एक कब बनता है बच्चों, जब नदी के रास्ते में हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अचानक हार्ड रॉक आते आते सॉफ्ट रॉक आ जाती है, तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला जो भाग है वो यहां से पानी निरंतर गिरते जाएगा, निरंतर गिरते जाएगा। तो क्या होने वाला है जरा समझना, यहां पर आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये बन गया नदी ऊपर से क्या आ रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। ये क्या बन गया आपका, वाटरफॉल। क्या बन गया बच्चों, ये वाटरफॉल आपका बन जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है वाटरफॉल। अब आप बोलेंगे सर ये वाटरफॉल कब कहलाएगा, जब इसमें पानी गिरेगा तबे वाटरफॉल कहलाएगा, कि आकृति बन गई तो ये वाटरफॉल कहलाएगा? ध्यान रखना, जब यहां से पानी आता है तो 100% पानी गिरेगा ही गिरेगा। अगर मान लो यहाँ पर पानी नहीं भी गिर रहा है तब भी ये वाटरफॉल ही कहलाएगा। ये मत सोचना कि पानी गिरेगा तब वाटरफॉल कहलाएगा। ध्यान रखना, ये इस तरीके की जब आकृति बन जाती है तो जब यहाँ से पानी गिराया जाता है तो इसी तरीके से पानी गिरता है, तो ये वाटरफॉल बन चुका है। अब इसमें पानी गिरे ना गिरे, यहाँ पर सूखा हो कोई वो मतलब नहीं है, अगर ऐसी कोई आकृति बन गई है इसे हम वाटरफॉल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर के गिरने की वजह से आकृति का निर्माण हुआ है। ये आकृति तभी बनी होगी बच्चों जब यहाँ पर वाटरफॉल हुआ होगा। ठीक है, ये वाटरफॉल है। जहां पर ये पानी नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद ऐसा थोड़ा घूमता है, क्या होता है, पानी यहाँ पर इस तरीके से घूमता है। ये देखो, जब पानी नीचे गिरता है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के अवसाद खुद खुद के, यहाँ की चट्टानें खुद खुद के यहाँ पर इकट्ठे होते जाती, इकट्ठे यहाँ पर होते जाती है। यहाँ क्या हो जाते हैं, इसके ऊपरी वाले भाग में अवसाद जमा होने लगते हैं और फिर पानी इस तरीके से बहना शुरू हो जाता है। तो ये पानी क्या होता है, यहां से राउंड लेके फिर से यहाँ पर टकराता है, ये टकराते जाता है तो ये वाला भाग और इधर गहरा होते जाता है, ऐसा इधर होते जाता है गहरा। इस तरीके से आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं ये वाला, ये देखो, ये देखो, यहां पर देखिए आप इसमें, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है। देखो ये पानी गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ के भाग को उसने क्या किया, तोड़ा। ये वाले भाग तोड़ते जाएगा और ये वाले भाग क्या होंगे, यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। देखो ये अवसाद है, ये क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर ये अवसाद है, यहाँ पर पत्थर जो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, पानी यहाँ से ऐसा गोल घूमेगा। क्या होगा, ऐसा पानी ऐसा गोल घूमेगा, ऐसा गोल घूमेगा, तो ये फिर से क्या होगा, पानी यहाँ पर टकराएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये वाला भाग क्या होता है, खुदते जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पर खुदते जाता है, यहाँ पर इस तरीके से। तो आपको वाटरफॉल सीधा सीधा नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से वाटरफॉल मिलेगा, ऐसा करके ऐसा मिलेगा, ऐसा करके ऐसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा वाटरफॉल। क्लियर है? हाँ। तो ध्यान रखना, ये वाला जो कहलाता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता प्लंग पूल, इसे प्लंज पूल भी कहते हैं। तो यहां पर जहां पर पानी ये नीचे गिरता है, यहां पर ये वाले भाग, ये कहलाता आपका क्या, प्लंज पूल।
याद रखना, ये कहलाता है आपका क्या, ये प्लंज पूल कहलाता है। तो जलप्रपात का ही नीचे वाला हिस्सा ये है वाटरफॉल, ये जो ये दिख रहा ना ये वाला, ये कहलाता है वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है। और नीचे वाला हिस्सा कहलाता क्या है, ये प्लंज पूल कहलाता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने देखा भैया जलप्रपात भी यहाँ पर बन जाएगा, ये भी बातें क्लियर हो गई आपको। तो वाटरफॉल आपने देखा कि ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा आपका क्या, वाटरफॉल, ये तो लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो हो गया, अब समझ में आपको आ गया होगा। चलो चलो अब हम इसके और आगे आते हैं। ठीक है, इसके थोड़े और आगे आएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि चट्टानों का ही यहाँ पर सारा सब कुछ चट्टानों का खेल है बच्चों। अब मान लो चट्टान जो है वो इस क्रम में पाई जाती, जरा समझना, ध्यान समझना। अब मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ठीक है, अब जो चट्टान रहेंगी वो आपको मान लीजिए इस पैटर्न में है। देखो चट्टानों का पूरा की पूरा जो पैटर्न है वो अनिश्चितता का पैटर्न है, कहीं पर कुछ मिलेगी कहीं पर कुछ मिलेगी। इसलिए नदियां अलग अलग जगह में क्या होगी, अलग अलग आकृति का निर्माण करेगी। ये आपके हाथ में नहीं है, सारा की रूप है इस चट्टानों का प्रारूप है। जहां पर चट्टानें इस क्रम में पाई जाएंगी वो आपको वहां पर उस तरीके की जियोमॉर्फिक आकृति देखने को मिल जाएगी। ये है आपका मान लीजिए स्लोप इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखना, जब नदियां यहां से बहती हैं तो यहां पर चट्टानों का जो आपको प्रारूप देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां पर मान लीजिए हार्ड रॉक है, यहां पर क्या है, ये मान लीजिए यहां पर हार्ड रॉक है। ठीक है, मान लीजिए इस वाले हिस्से में क्या है, सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक जब होंगी बच्चों तो ये क्या हो जाएंगी, ये खुद जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये सॉफ्ट रॉक नीचे तक नहीं है, इसके बाद ध्यान रखना पुनः यहां पर थोड़ा सा ये खुदता है और यहां से फिर क्या हो जाती है, यहां पर हार्ड रॉक लग जाती है। मैं ये आपका गुलाबी कलर का निशान बना रहा हूं, ये समझना हार्ड रॉक ही। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड रॉक शुरुआत में मिल जाती है तो ये ज्यादा खुद नहीं पाता है। यहाँ पर सॉफ्ट रॉक ऊपर होती है लेकिन नीचे फिर से हार्ड रॉक आ जाती है तो यहीं तक भी खुद पाता है। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा जो है, इधर वाला हिस्सा, यहां पर क्या होता है, फिर से क्या हो जाती है, हार्ड रॉक आ जाती है तो फिर से क्या हो जाता है, ये नहीं खुद पाता है। ठीक है, और फिर से ध्यान रखना क्या हो जाती है, यहां पर फिर सॉफ्ट रॉक आ जाती है तो ये खुद जाता है। तो कहने का मतलब यही है यार कि जब अंदर से रॉक आप देखेंगे तो कहीं जगह कमजोर मिलेगी कहीं जगह मजबूत मिलेगी। तो बीच बीच में क्या होगा, यहाँ पर कमजोर और मजबूत चट्टानों का पैटर्न मिलेगा। तो जहां कमजोर चट्टानें मिलेंगी सॉफ्ट, वो क्या हो जाएंगी, टूट टूट के अलग हो जाएंगी, और जो हार्ड है वो रहेंगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। क्या होगा, आपको इस तरीके का ध्यान रखना, पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब नीचे कौन सी मिलेंगी आपको, हार्ड रॉक। ठीक है, तो ये ऊपर जो सॉफ्ट रॉक थी वो क्या होगी, खुद गई है, यहां तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब जरा समझना क्या होगा, ये होगा बच्चों कि जब इसमें पानी जब बहता है, जब क्या होता है यहां पर पानी बहता है तो आपको इस तरीके से बहता हुआ दिखाई देगा। देखो ये पानी यहां पर बह रहा है, अचानक क्या होता है, यहां पर डाउन आता है पानी, और फिर यहां से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, और फिर यहां पर बहता है, फिर नीचे की तरफ डाउन की तरफ आता है, फिर यहां पर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इसे कहते हैं छिप्रिकाएं कहते हैं, या इसे बोलते हैं रैपिड। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, रैपिड या छिप्रिकाएं कहते हैं इसे। और आपने देखा होगा इन्हीं रैपिड या छिप्रिकाएं होती हैं, उसमें आप क्या करते हो, राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा नावों में आप राफ्टिंग करने जाते होंगे, खास तौर पे हिमालय के क्षेत्रों में। तो वो इसी वजह से संभव है बच्चों। और उसका कॉम्बिनेशन यही है कि वहां पर हार्ड सॉफ्ट रॉक का जब कॉम्बिनेशन आता है तो कहीं पर रॉक्स ज्यादा खुद जाती हैं, ज्यादा गहरे हो जाती हैं, कहीं पर ज्यादा नहीं खुद पाती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रैपिड देखने को मिलेंगे। इसी रैपिड की वजह से आपने इस प्रकार की नाव देखी होगी, जो आपने देखा होगा, इसको राफ्टिंग कहते हैं। तो राफ्टिंग करने का मजा तभी आता है अगर नॉर्मली आप अगर इस नाव को अगर आप किसी तालाब में तैराएंगे और उसमें आप बैठेंगे तो उतना मजा आपको नहीं आएगा। राफ्टिंग करने का मतलब ही क्या है बताइए, कि थोड़ा सा एडवेंचर हो। उसमें क्या होता है, ये आते हैं, आपने वीडियो देखना होगा, इसमें देख राफ्टिंग का वीडियो देखने समझ में आएगा, वैसे किया भी होंगे आप लोगों ने। अचानक क्या होता है, ये आता है और ये फिर से ऐसा उचकती है, जंप मारती है, ये नाव ऐसी जंप मारती है, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। ठीक है ना, तो राफ्टिंग इसी को बोलते हैं बच्चों। ये राफ्टिंग कहां पर होती है, ये रैपिड में होती है। तो जब भी ध्यान रखना हिमालय में आप जाएंगे तो नॉर्मली क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं। ये राफ्टिंग ध्यान रखना कहां पर पॉसिबल है, ये रैपिड में ही पॉसिबल है, ये रैपिड में होती है।
और रैपिड मैंने बताया कि जहां पर कमजोर और कठोर चट्टानों का कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर अलग अलग दर से क्या होता है, उनका इरोजन होता है, उसकी वजह से रैपिड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, रैपिड भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे एक और संरचना होती है, वो होती है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ जगह ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप देखेंगे खास तौर पे नील नदी को आपने पढ़ा होगा, मिस्र का वरदान जैसे कहते हैं। तो नील नदी जो है, जैसे नाइल रिवर भी कहते हैं, ये बहुत सारे कैटरैक्ट बनाती है। इसके लगभग 6 ऐसे कैटरैक्ट हैं जो बहुत ही फेमस है। अब ये कैटरैक्ट क्या होते हैं जरा समझना, इसको हल्का सा देख लो आप। ठीक है, आपने मैंने बताया कि वाटरफॉल, वाटरफॉल जैसे बनता है, मैंने बताया कि हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। इसके बाद आपने देखा जो रैपिड बनता है, यह भी किसकी वजह से बनता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। ये मैं बात कर रहा हूं, कैटरैक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो कैटरैक्ट है ये भी ध्यान रखना किसकी वजह से बनता है, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। इसका मतलब ये तीनों एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा इनका स्लोप में अंतर आ जाता है, इनके पैटर्न में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कैसे, अगर हम बात करते हैं यहां पर वाटरफॉल, यहां पर समझना, इन तीनों को एक साथ समझ लीजिए, एक ही चीजें हैं, यहां पर हल्का हल्का बस अंतर है। वाटरफॉल की बात करेंगे बच्चों, तो जब क्या होता है, हार्ड रॉक्स के बाद में अचानक इतनी कमजोर रॉक्स आ जाती हैं, यहां पर वेरी हार्ड रॉक्स, ये निशान लगा मतलब बहुत कठोर चट्टान है। यहां बोलूंगा वेरी सॉफ्ट रॉक्स, इसका मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जब हार्ड रॉक्स और इसके जस्ट बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट रॉक्स आ जाती है, तब ये बहुत ज्यादा खुद जाती हैं, तो ये बन जाता है आपका वाटरफॉल। ये बन गया वाटरफॉल। दूसरा पैटर्न आता है रैपिड का। तो रैपिड बच्चों तब बनती है जब ऐसे इलाके से नदी गुजरती है जहां पर रॉक्स जो रहती है हार्ड और कम हार्ड बोले, ज्यादा सॉफ्ट ना बोले, हार्ड और कम हार्ड बोले, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर जब चट्टानें ज्यादा हार्ड रहती हैं तो ज्यादा नहीं कट पाती है, उसके बाद आप देखेंगे सॉफ्ट होती है तो थोड़ा कट पाती है, उसके बाद आप देखेंगे फिर ऊपर जाकर नहीं कट पाती है। इस तरीके से ध्यान रखना आपको देखने को मिलती है, ये होती है आपकी रैपिड। तो यहां पर क्या होगा, ये वेरी हार्ड रॉक्स है, ठीक है, और ये ध्यान रखना कम हार्ड है, इन्हें आप ऐसा कह सकते हैं कम हार्ड है। इस पैटर्न में ये चलती हैं, सॉफ्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे ज्यादा आपको सॉफ्ट देखने को नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा ही भाग यहाँ पर कटती हैं, ये हो जाएगा रैपिड रैपिड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैटरैक्ट। तो जो कैटरैक्ट होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा दूरी में होती है। कैसे होती है जरा समझना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हार्ड रॉक्स है, ठीक है, क्या होती है यहाँ पर ये हार्ड रॉक्स है, इनकी तुलना में ध्यान रखना है ज्यादा डाउन जाता है, इसकी तुलना में ज्यादा डाउन जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी तुलना में कम डाउन जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है, ये लंबी दूरी तक सेम रहती है। उसके बाद ध्यान रखना ये फिर क्या होती है, अच्छी ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, और फिर नीचे रहती है। तो ध्यान रखना जो रैपिड होता है, रैपिड का पैटर्न पास पास में एक सॉफ्ट हार्ड रॉक जब होती, देखो पास पास में यहाँ पर सॉफ्ट रॉक, यहाँ पर हार्ड, यहाँ पर सॉफ्ट, यहाँ पर हार्ड, तो यहाँ पर बार बार क्या होता है, रॉक्स का पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पर रॉक्स का पैटर्न ज्यादा चेंज होता है, तो कहीं जगह बहुत गड्ढा, कहीं जगह ऊंचा, कहीं जगह गड्ढा बहुत ऊंचा, ये देखने को मिलता है। लेकिन जब ध्यान रखना नदियां क्या होती हैं, काफी ऐसे क्षेत्र में बहती है जहां पर एक प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है, तो इनका आपको एक जैसा यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलता है। बीच में अचानक कुछ पैटर्न चेंज होने की वजह से ये बन जाता है, फिर इसके बाद ऐसा हो जाता है। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं इस तरीके से ऐसा, ठीक है, कि ये जो है कैटरैक्ट कहलाती हैं। ये आपको कैटरैक्ट विशेष तौर पर मिलेंगे आपको नाइल नदी में, जो नील नदी जैसे बोलते हैं, ये नील नदी में आपको देखने को मिलता है ये पैटर्न, ठीक है। ये मिलेगा आपको इजिप्ट में मिलेगा देखने को, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आपको आ गया, कुछ नहीं है, वाटरफॉल हो या फिर रैपिड हो या कैटरैक्ट हो, ये सब किसकी वजह से बनते हैं बच्चों, तो ये नदियों जब बहती है तो सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स के संपर्क में आती हैं, तो सॉफ्ट रॉक्स का ज्यादा एरोजन हो जाता है, हार्ड रॉक्स का कम एरोजन होता है, उसकी वजह से आकृतियां बनती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे और आप चलेंगे तो आपको ध्यान रखना एक और संरचना देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं एट या बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं, एट या द्वीप, AIT, एट या बोलते हैं इसको द्वीप, आइलैंड। लेकिन कौन से आइलैंड, इन्हें बोलते हैं रिवर आइलैंड। एक आइलैंड आपके कहाँ होते हैं, ये समुद्र में होते हैं, समुद्र में नहीं पाए जाते हैं।
ये रिवर में पाए जाने वाले आइलैंड होते हैं, इसे बोलते हैं एट। ठीक है, तो एट कैसे बनता है जरा समझना, ध्यान समझना। मान लीजिए नदी जा रही है इस रास्ते से, क्या हो रही, नदी जा रही, मान लीजिए इस रास्ते से। अचानक क्या होता है, कठोर चट्टान यहां पर सामने आ जाती है, काफी यहां पर ऊंचा भाग आ जाता है, क्या होता है, काफी यहां पर हाईलैंड आ जाता है, ऊंचा भाग आ जाता है। तो नदी क्या करती है, इस वाले भाग के बजाय वो इधर वाले भाग से बहकर चली जाती है, और इस वाले भाग से बहकर चली जाती है, और फिर इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये तब होता है बच्चों जब नदी मार्ग में कोई हाईलैंड आ जाता है, और वो हाईलैंड काफी ऊंचाई रहता है, हाईलैंड मतलब ऊंचाई है, ऊंचाई में रहता है, तो नदी उसके ऊपर से ना बहकर उसके आजू बाजू वाले हिस्से से बह जाती है। तो आप देखेंगे इस हिस्से को निरंतर वो काटते रहती है, इस हिस्से को क्या करती है, वो निरंतर काटते रहती है। तो इसके बीच में क्या बन जाता है, ये एट बन जाता है, जैसे बोलते हैं नदी द्वीप। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका नदी द्वीप। ठीक है, रिवर आइलैंड बोलते हैं। तो इस तरीके के द्वीप भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जो एट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, रिवर का जब यहां पर फ्लो होता है तो वो डिपोजिशन की वजह से बनता है, या फिर इरोजन की वजह से बनता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डिपोजिशन की वजह से बनता है, या फिर ध्यान रखना ये इरोजन की वजह से बनता है। एक कौन सा फैक्टर यहां पर काम आता है, तो याद रखना एट जो बनता है ये कौन सी घटना, यहां पर कोई जमा हुआ क्या, आपको क्या लगता है कि नदी के बीच में कोई यहां पर मिट्टी का जमा होने की वजह से बना है, नहीं। ये ध्यान रखना, मिट्टी के जमा होने की वजह से यहां पर आगे देखेंगे तो रिफिल बनता है, क्या बनता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, रिफिल बनता है। तो रिफिल ऐसा बनता है कि लंबी लंबी यहाँ पर बालू को जमा हो जाता है, गंगा नदी में आप देखना लंबी लंबी ऐसा बाली आपका जो रहेगा बालू का जमा हो जाएगा, उसे बोलते हैं रिफिल। और उसके बीच से क्या होता है, पानी बहता है, उसे बोलते हैं पूल। तो रिफिल एंड जो पूल होता है वो डिपोजिशन की वजह से होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं नदियों के बीचों बीच, ये सुनना, यहाँ पर ये नदी बह रही है, नदी के यहाँ पर इस तरीके से, नदी में इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर बालू का जमाव हो जाता है, क्या होता है, यहां पर बालू का जमाव हो जाता है, अर्थात सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। इसे कहा जाता है रिफिल, इसे क्या कहा जाता है, रिफिल। और ये बीच से जब पानी बहता है इनमें से, इसे कहा जाता है पूल। तो ये क्या है आपका, ये है रिफिल, और वो क्या है, पूल। तो ये होता है बच्चों डिपोजिशन की वजह से, ये क्या होता है, ये होता है डिपोजिशन की वजह से। इसे भी आप क्या बोल सकते हो, द्वीप कह सकते हो, लेकिन इसे द्वीप हम नॉर्मली नहीं कहते हैं, लेकिन ये रेत से बना होता है। ठीक है, ये होता है डिपोजिशन की वजह से। और जो आप देखेंगे जो बीच में हाईलैंड आपको देखने को मिला है, ये निरंतर इरोजन होता रहता है इसका, ये इरोजन की वजह से बना है। अगर मान लो इसका इरोजन नहीं होता तो नदी इस भाग को काट कर इधर साइड नहीं मिलती है। अगर मान लो इरोजन नहीं होता तो नदी क्या होगी, सीधे यहां से मुड़ के इधर नीचे चली जाती, ये नदी यहां से मुड़ के चली जाती। तो फिर नदी द्वीप कैसे होता, नदी द्वीप का मतलब होता बच्चों जो चारों तरफ से जल राशि से घिरी हुई कोई स्थल आकृति हो। आप द्वीप किसे कहते हो, आइलैंड किसे कहते हो, ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, ये कहलाता है आपका आइलैंड। अगर मान लो यहाँ इरोजन नहीं हो पाता है, अगर ये इस भाग को नहीं काट पाता तो इधर से नहीं जा पाता है, ये वाले भाग को नहीं काट पाता तो इधर से नहीं जा पाता है, और नहीं जा पाता तो ये आपस में यहाँ पर मिलकर ये चारों तरफ से पानी इसको नहीं भर पाता है, इसलिए इरोजन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, इरोजन हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि जो एट है वो इरोजन का परिणाम होता है, ना कि डिपोजिशन का परिणाम नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी फंसा सकता है और आपके प्रीलिम्स में भी फंसा सकता है। क्या फंसाएगा, कि जो एट होते हैं या जो नदी द्वीप होते हैं वो नदियों के इरोजन पार्ट से बनते हैं या रिवर के डिपोजिशन पार्ट से बनते हैं। तो याद रखना ये इरोजन के पार्ट से बनते हैं। ठीक है, अब कुछ यहां पर आपको इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड मिलेंगे। एक का नाम सुना होगा माजुली द्वीप, क्या नाम सुना होगा आपने, ये माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप किस नदी में बताइए, ये ब्रह्मपुत्रा नदी में है। ये कहां मिलेगा, आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये भी एक आइलैंड है। ओके, और इसमें आप जानते हैं लोग निवास भी करते हैं, यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं निरंतर इसका अपरदन अपरदन हो रहा है, निरंतर अपरदन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अपरदन से ही बना है तो अपरदन होगा ना,
होगा, रेगुलर होगा। तो ये संकट में अभी है। इसके अलावा देखेंगे आप लोगों ने मॉन्ट्रियल द्वीप का नाम सुना होगा, जिसमें मॉन्ट्रियल नामक शहर ही बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल द्वीप ये मिलेगा आपको कनाडा में। और आप जानते हैं इसी द्वीप पर क्या हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। तो ये मॉन्ट्रियल द्वीप जो है वो सेंट लॉरेंस नदी में है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये सेंट लॉरेंस नदी में है। तो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो क्या मिलेगा आपको? ये माजुली। ये मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया हूं, ध्यान रखना, इस सारे की सारे जो लैंड फॉर्म है ये इरोजन के हैं। किसके लैंड फॉर्म है बच्चों? ये सारे की सारे लैंड फॉर्म जो है वो इरोजन के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको यहां पर एक भी डिपोजिशन का नहीं बताया हूं। मैंने अभी तक बोला नहीं हूं कि ये बहाकर जो मिट्टी लाई गई है वो जमाव किया गया है। अभी कहीं जमाव नहीं हुआ है इसका। ठीक है, अभी सब क्या हो रहा है? ये स्लोप में नदी बह रही है। क्या हो रही है? सारी नदी क्या हो रही है? स्लोप में बह रही है। यहां पर जितना भी हो रहा है वो सब इरोजन के द्वारा बनाया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया? जो रिल्स बनती है, गली बनती है, नाला बनता है, इसके बाद आपका आई आकार का से आई शेप का बनता है, वी आकार का शेप बनता है, यू आकार का शेप बनता है, वाटरफॉल बनता है, प्लंज पूल बनता है, रैपिड बनता है, कैटरेक्ट बनता है, एड बनता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, नदी द्वीप। ये जितने भी मैंने संरचनाएं बनाए हूं अच्छे से माइंड में रख लेना। और वैसे तो है ही। अब क्या है ये सब? ये रिवर के इरोजन से बनते हैं। ध्यान रखना, क्या बनते हैं? ये रिवर के इरोजन से बनते हैं। और इसे ध्यान रखना, यहाँ पर नदी का प्रवाह वेग बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखता हूं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि नदी जब क्या होती है, यूथ स्टेज में होती है। इस नदी का कौन सा भाग कहलाता बच्चों? एक कहलाता नदी का यूथ स्टेज। ठीक है, अब यूथ स्टेज में क्या होने वाला है जरा समझना। यहां मैंने बताया जो रिल्स बनती हैं वो इसी समय बनती हैं। ठीक है ना, गली बनती है वो इसी समय बनती है, नाला इसी समय बनता है, रिवर्स का ओरिजिन जो होता है वो इसी समय होता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर गॉर्ज बनता है वो इसी समय बनता है। ठीक है, आई शेप, या बोलेंगे क्या यहां पर आई शेप को हम बोल देते सीधे, क्या यहां पर कैनियन बनता है, इसी समय बनता है। इसके अलावा हम बोलेंगे वी शेप, या बोलेंगे यू शेप। ठीक है, या बोलेंगे वाटरफॉल। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे यहां पर प्लंज पूल, तो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है प्लंज पूल, मैंने बताया जो। इसके बाद आएगा यहां पर रैपिड। इसके बाद आपने कैटरेक्ट देखा। अब ऐसा नहीं है कि वाटरफॉल पहले नहीं बनेगा, रैपिड पहले बन जाएगा, ये पहले बन जाएगा। मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये चट्टानों के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, ठीक है, ये आगे पीछे बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होगा, वी से पहले बन जाए, हो सकता है गार्ज बाद में बने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैटरेक्ट बना। इसके बाद मैंने बोला 8 अर्थात रिवर आइलैंड। ये जितना भी मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया हूं, ये क्या है, जितना भी मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया हूं, ये सारा की सारा जो है, ये है यूथ स्टेज में है। और ये रिवर के इरोजन की वजह से बनता है। अच्छे से माइंड में रख लेना है क्या बनता है ये, रिवर के ये इरोजन की वजह से बनता है। अभी यहां पर ध्यान रखना, डिपोजिशन होता ही नहीं है, ये किसी में डिपोजिशन नहीं हुआ है। डिपोजिशन जब यहां से शुरू होगा, आगे हम बात करेंगे यहां से, जैसे यहां पर डिपोजिशन स्टार्ट होने वाला है तो डिपोजिशन क्या होगा, सबसे पहले यहां पर बोल्डर का होगा। डिपोजिशन किसका होगा? यहां पर बोल्डर का होगा, मतलब बड़े पत्थरों का होगा, बड़ी चट्टानों का पहले क्या होगा, यहां पर डिपोजिशन होगा। तो आप जानते हैं इसी के डिपोजिशन जब स्टार्ट होता है, यहां बनेगा आपका पहले भावर एरिया। आगे पढ़ाऊंगा इसको समय अभी। ए बनेगा डिपोजिशन से भावर एरिया। ठीक है ना, फिर आप जानते हैं यहां पर ये डिपोजिशन दो प्रकार का होता है भावर एरिया में। कैसा होता है? यहां पर एक फैन के फॉर्म में होता है और एक कॉन के फॉर्म में होता है। इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा भी डिटेल से आपको। एक कॉन के फॉर्म में होता है, एक फैन के फॉर्म में होता है। इसे बोलते हैं एलुवियल फैन या एलुवियल कॉन, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जालोड़
पंख, ए जालोड़ शंखु। तो अभी ये केवल नाम सुन लो, इनके बारे में अभी आगे मैं बताने वाला हूं। जितना भी होगा इसके बाद ध्यान रखना, जहां पर जो छोटी छोटी मिट्टी जम जाती है, सिल्ट, ठीक है ना, जहां पर दलदली क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तराई। इसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पर, तराई। तराई भी किससे बनता है, डिपोजिशन की वजह से बनता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बांगर, जो बांगर का क्षेत्र होता है वो किससे बनता है, डिपोजिशन से बनता है। खादर का जो क्षेत्र होता है वो किससे बनता है, वो डिपोजिशन से ही बनता है। जो ध्यान रखना दोआब का क्षेत्र होता है ये भी डिपोजिशन से ही बनता है। ध्यान रखना रिफिल का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, रिफिल का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, ये भी किससे बनता है, ये जमाव की वजह से बनता है। आप जानते हैं डेल्टा का जो क्षेत्र होता है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, डेल्टा भी क्या होता है, ये सब डिपोजिशन के पार्ट हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे की सारा जो सब कुछ है ये डिपोजिशन का पार्ट है। ओके, हाँ। अब आप जानते हैं कई बार क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से। अभी ये पढ़ लिए, देखो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अब इस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा, अभी केवल एक ओवरव्यू ले लो आप। कई बार क्या होता है, रिवर का इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। तो आप जानते हैं जहां पर इरोजन और डिपोजिशन साथ साथ होता है, तो आप देखेंगे यहां पर जब रिवर में इरोजन अर्थात इसका अपर्दन और डिपोजिशन जब दोनों साथ साथ होता है तो पता यहां क्या होता है, यहां पर गोखुर झील बनती है। आगे बताऊंगा गोखुर झील में क्या होता है, एक साइड डिपोजिशन होता है, एक साइड आपका इरोजन होता है। ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ। फिर आप लोगों ने सैंड बैंक का नाम भी सुना होगा, डिफर्ड जंक्शन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये जितना भी मैंने अभी पढ़ाया हूं, जितना मैंने ऊपर पढ़ाया हूं, ये इरोजन की वजह से बना हुआ है। अभी डिपोजिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, डिपोजिशन अब स्टार्ट होगा, ठीक है, हाँ। तो चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, सबसे पहले मुझे बताए कि यहां तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो यहां तक क्लियर है। हाँ, इरोजन मतलब अपर्दन होता, देखो मैं एक बार सुनना, रिवर इरोजन को हिंदी में क्या कहते हैं मैंने बताया, अपर्दन। देखो एक बार जब मैं आपको बोल दूंगा कि ये अपर्दन है, ये इरोजन है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो। ये जो वर्ड है वो तो क्लियर है और मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैक्सिमम लोग हिंदी समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जो टर्म है मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता देता हूँ। अगर मान लो आपका कुछ छूट जाता है कुछ, तो गूगल है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक वर्ड को तो सर्च कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई हाय तो मत मचाना इसको। चलो, ये अनुज क्या लिख रहे हो, नहीं है सर, क्लियर है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छा डाउट नहीं है, क्लियर है सर, पूरा एक ही बार में लिख दो ना। आप लिख दो डाउट नहीं है, क्लियर है सर, दोनों लिख रहे नहीं है सर, क्लियर है सर, ठीक है, हाँ। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। तो इरोजन वाला जो पार्ट है वो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर वो इस पर होगा, ताकि कंफ्यूज आप ना हो, पहले इसको पूरा दिमाग में रख लो, इसके बाद इसको पढ़ोगे तो फिर क्लियर है, ठीक है, हाँ। तो इसको आप फिर तुरंत रिवाइज करिए और सभी के जो टर्मिनोलॉजी नई नई जो आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिली है कि रैपिड क्या है, व्हाट इज रैपिड, व्हाट इज कैटरैक्ट, एट रिवर, आइलैंड क्या है, गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, इनके नाम शायद आपको पहली बार अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो याद करना पड़ेगा। बाकी अगर जिसने पहले पढ़ा तो केवल जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया हूं उससे आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी भी तो बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, गौर जो है हिंदी देखो, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी ऐसी मैं आपको बता दूं, वर्तमान के समय में आधुनिक लैंग्वेज चल रही है बच्चों, मॉडर्न लैंग्वेज चल रही है। और अगर आप इन्हें मेंस में भी लिखोगे तो अगर आप इसको भाबर बोलोगे, ठीक है ना, खादर बोलोगे, इंग्लिश मीडियम वाले अगर भावर ऐसा भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा, हिंदी मीडियम वाले भी तैसे लिख देंगे भावार्थ तो काम चलेगा। ये वर्ड जो रहते हैं आप मत समझना कि ये गलत होते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदी वाले भी इंग्लिश का टर्म क्योंकि आधुनिक लैंग्वेज चल रही है ना, आप समझिए। अगर आप इरोजन भी लिख देंगे, ध्यान रखना, इरोजन भी लिख देंगे इस तरीके से, ऐसा भी लिख देंगे कि नदी के इरोजन के द्वारा बना हुआ, अगर ऐसा भी लिख देंगे इरोजन,
तब भी ध्यान रखना ये सही माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, परेशान मत होइए। और आप प्योर हिंदी, कोई भी हिंदी मीडियम वाले की कॉपी देखना, वो प्योर हिंदी कोई नहीं लिख पाएगा। हिंदी कहाँ आएगा बताओ। इंग्लिश मीडियम वाला भी पूरा इंग्लिश लिखता है, लेकिन हिंदी टर्मिनोलॉजी भी वो इस्तेमाल, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होती है। ठीक है। हाँ, तो उससे आप परेशान मत होइए, जो वर्ड आपको ज्यादा अच्छे से याद हो रहा है वो उसको आप उस तरीके से याद करिए। ठीक है। हाँ, तो चलो आज के लिए इतने काफी है।